नमस्ते फ्रॉम भारत। हेलो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट चैप्टर 5 थेरेपेटिक अप्रोचेस। चैप्टर 4 में जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स थे हमने पढ़े थे, उसको कैसे ट्रीट करना है, उसका ट्रीटमेंट क्या है, उसके लिए क्या थेरेपीज़ है, वो सब पढ़ने वाले हैं हम लोग उसके बारे में। और चैप्टर 1, 2, 4, 5 ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और ये चैप्टर 5 थोड़ा सा लेट डाल रहा हूँ क्योंकि कल ही मेरा एग्ज़ाम था मैथमेटिक्स का, अभी फिर से परसों पीएड का एग्जामिनेशन है। तो चैप्टर 5 में थोड़े डाउट्स थे जो मैंने जाके स्कूल में टीचर से क्लियर किया, फिर उसके बाद बना रहा हूँ ये। सो चैप्टर 4 हम करेंगे, बाद में करेंगे। स्टार्ट करते हैं, एक मिनट। हाँ, चैप्टर 5। तो इंट्रोडक्शन में पहले तो एक मिनट जूम करता हूँ, अच्छे से क्लियर दिखेगा। अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो वही बताया कि मेजर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जो भी हमने पढ़ा था चैप्टर 4 में। उसके बाद ये जो है द इफेक्टिवनेस ऑफ थेरेप्यूटिक अप्रोच फॉर पेशेंट्स डिपेंड ऑन अ नंबर ऑफ फैक्टर्स सच एज। तो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो जो भी थेरेपी मतलब जो थेरेपी एक थेरेपिस्ट दे रहा है वो किसके फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो इफेक्टिव होगा। तो बहुत सारे फैक्टर्स, एबिलिटी ऑफ टाइम, एफर्ट्स, मनी एंड ऑल। थेरेपेटिक रिलेशन अप्रोच इसके बारे में, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप और क्लाइंट और पेशेंट के बारे में मोस्टली बातें होंगी। और ये जो टॉपिक है ना, यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से जो भी हम पढ़ेंगे, यहाँ से हम जो भी पढ़ेंगे ना, इसमें मैं बहुत डिटेल डिस्कस करने वाला हूँ। और जो भी डिस्कस करूँगा ना वो आगे जाके बहुत बार यूज़ होने वाला है। जो भी टर्म मैं बात करूँगा जिस पे भी, वो आगे जाके बहुत यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहले क्या है, नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी क्या है? एक वॉलंटियर रिलेशनशिप बिटवीन वन सीकिंग ट्रीटमेंट, जो ट्रीटमेंट की खोज में है, और द क्लाइंट, जिसको क्लाइंट कहते हैं, एंड द वन हु ट्रीट्स, और द थेरेपिस्ट जो ट्रीट कर रहा है वो थेरेपिस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मोस्टली किस पे बात होगी? एक क्लाइंट के बीच में और थेरेपिस्ट के बीच में क्या रिलेशन है, कैसे एक दूसरे को ये हेल्प कर रहे हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। द पर्पस ऑफ रिलेशन इज टू हेल्प टू क्लाइंट को हेल्प करना है टू सॉल्व द साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बीइंग फेस्ड बाय हर और हिम। ठीक है, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करूँगा जितना हो सकेगा पूरा, तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ मेरा भी बोर्ड्स का एग्जामिनेशन है। सो जैसा जितना होगा अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा, पूरा ट्राई करूँगा बेस्ट। ठीक है, नहीं हुआ तो साथ दे देना, अगर कहीं डाउट लगे तो मुझे, मैं अगर कहीं अटक जाऊँ तो बता देना। द रिलेशनशिप इज कंड्यूसिव फॉर बिल्डिंग द ट्रस्ट ऑफ द क्लाइंट सो दैट द प्रॉब्लम्स में बी फ्रीली डिस्कस। तो एक ऐसा रिलेशनशिप दोनों के बीच में फॉर्म होता है या प्रोड्यूस किया जाता है कि वो जो प्रॉब्लम्स डिस्कस, क्लाइंट अपने सारे प्रॉब्लम्स को फ्रीली डिस्कस कर पाए। ठीक है, साइकोथेरेपीज एम एट चेंजिंग द माल एडेप्टिव बिहेवियर। तो जो साइकोथेरेपिस्ट का क्या एम है, जो माल एडेप्टिव बिहेवियर है क्लाइंट का, डिक्रीजिंग द सेंस ऑफ पर्सनल डिस्ट्रेस, ये जो प्रॉब्लम है, एंड हेल्पिंग द क्लाइंट टू अडेप्ट अ बेटर टू हिज और हर एनवायरनमेंट। तो ये माल एडेप्टिव बिहेवियर को चेंज करना और उसके पर्सनल डिस्ट्रेस को डिक्रीज करना। Inadequate martial occupation and social adjustment also requires the major changes to be made in individual's personal environment. ठीक है, तो इसमें पूरा वो बात किया है कि जैसे हमने पढ़ा था ना, वो चेंज करना, चेंज, शेप एंड मॉडिफाई वाला जो टर्म्स पढ़े थे हमने चैप्टर 1, 2 में, उसके बारे में है कि पूरा एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना है, अडेप्ट करना है। ठीक है, ये देखो रेशनलाइज 23, 24, और इसमें हमारा साइकोडायनेमिक डिलीटेड है इस साल के लिए। और जो भी वो क्यूट नहीं, CUT का जो भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और वो कोई देख रहा है, तो साइकोडायनेमिक मैं अपने एग्ज़ाम के बाद पॉसिबल होगा तो मैं उसको अपलोड कर दूँगा। ठीक है, तो ऑल थेरेप्यूटिक अप्रोचेज हैव फॉलोइंग। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 4 कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्या है, जल्दी जल्दी करते हैं क्योंकि रिवीजन है एंड छोड़ेंगे नहीं कुछ, जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, देयर इज अ सिस्टमैटिक अप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द डिफरेंट थ्योरीज ऑफ थेरेपी। तो एक प्रोसीजर होता है, एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस होता है, जिससे बहुत सारी जो थेरेपीज है उनको कैसे अप्लाई करते हैं, एक थ्योरीज हैं थेरेपीज़ की, उनको कैसे अप्लाई करना है एक सिस्टमैटिक वे में। सेकंड, पर्सन हैव रिसीव्ड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। तो जो भी एक जो थेरेपिस्ट है वो एक प्रैक्टिकल, उसका एक एक्सपर्ट हो, ट्रेनिंग हो, और एक्सपर्ट सुपरविजन के अंडर उसका ट्रेनिंग हुआ हो। कोई भी ऐसे भी एक नॉर्मल इंडिविजुअल नहीं कर सकता, उससे होगा तो वो अनबायस्ड हो जाएगा। तो एन अनट्रेंड पर्सन में बी अनइंटेंशनली कॉज मोर हार्म। तो अनइंटेंशनली मतलब कोई प्रॉब्लम कर सकता है, अगर उसको ट्रेनिंग नहीं है, नॉलेज नहीं है इसके बारे में, तो कैसे हो। ठीक है, तो उसके बाद क्या है, थर्ड, द थेरेपेटिक सिचुएशंस इन्वॉल्व्स अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट हु सीक्स रिसीव हेल्प फॉर हिज और हर इमोशनल प्रॉब्लम्स। तो इनके बीच का रिलेशन बताया कि वो ऐसा सिचुएशन जिसमें वो क्लाइंट है जो अपनी इमोशनल प्रॉब्लम को वो हेल्प मांग रहा है, उससे डिस्कस करना चाहता है। दिस पर्सन इज फोकस्ड ऑन अटेंशन इन द थेरेपेटिक प्रोसेस। एंड फोर्थ क्या है, fourth is very important that the interaction of these two persons, the therapist and the client, result in the consolidation formation of therapeutic relationship
एंड दिस इज़ अ कॉन्फिडेंशियल इंटरपर्सनल एंड डायनेमिक रिलेशनशिप। तो ऐसा रिलेशन जैसे एक क्लाइंट है और एक थेरेपिस्ट है, उसने अपनी प्रॉब्लम शेयर किया, तो ऐसा नहीं है कि वो थेरेपिस्ट क्या करेगा, हल्ला मचाएगा, पूरे दुनिया में खबर फैला देगा कि इसका ये प्रॉब्लम, तो वो वैसा नहीं हो सकते हैं। वो एक ट्रस्टफुल उनका रिलेशनशिप होना चाहिए, कॉन्फिडेंशियल होना चाहिए उनके बीच में जो भी बात होगी, और तभी वो अपना जो क्लाइंट है वो अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा, अपने आप को, अपने इमोशंस को अपने एक्सप्रेस कर पाएगा, समझा पाएगा, ठीक है, फ्रीली डिस्कस कर पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट कुछ गोल्स हैं। सबसे पहला गोल्स, रीइंफोर्सिंग क्लाइंट्स रिजल्व फॉर बेटरमेंट, मतलब उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना, उसको एश्योर दिलाना, ऐसे करके। लिसनिंग, इमोशनल प्रेशर को लेस करना। पोटेंशियल फॉर पॉजिटिव ग्रोथ, इसमें जैसे कि सेल्फ आइडेंटिटी के बारे में, जैसे किसी को सेल्फ डाउट है तो उसको रियलाइज़ कराना एक तरीके से। एंड मॉडिफाइंग हैबिट्स, चेंजिंग थिंकिंग पैटर्न। तो ये छोटे छोटे वाले, ये वाला याद रख लो। इसमें थोड़ा कंफ्यूजिंग क्या होगा, देखो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे गोल्स है, आगे जाके कुछ अलग अलग टर्म्स आएगा, प्रॉपर्टीज़, तो ये सब कुछ एक दूसरे में रिलेशन में ही है, ठीक है। 2x पे मत देखना, मैं ऑलरेडी स्पीड में बोल रहा हूँ, ये सब कुछ अपने आप में एक रिलेशन में ही है, सब कुछ आगे पीछे टर्म्स यूज़ हुए हैं, ठीक है। तो इसका थोड़ा ध्यान से पढ़ना है इसको, ऐसा नहीं है कि कंफ्यूज हो जाओ वर्ड्स में। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स था, यहाँ पे गोल्स था। फिर इंक्रीजिंग सेल्फ अवेयरनेस, इंप्रूविंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड कम्युनिकेशंस। नेक्स्ट पेज पे क्या है, ये रहा। फैसिलिटेटिंग डिसीजन मेकिंग, बिकमिंग अवेयर्स ऑफ वन चॉइस इन लाइफ। एक तरीके से ये अपने क्लाइंट्स को कैसे हेल्प कर रहा है डिसीजन मेकिंग में, हैबिट चेंज करने में, थिंकिंग पैटर्न चेंज करने में, एंड उसका मेन गोल क्या है। तो वन सोशल एनवायरनमेंट एंड क्रिएटिव सेल्फ अवेयरनेस मैनर, ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं। फिर नेक्स्ट आता है थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप। थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप क्या होता है, स्पेशल रिलेशनशिप बिटवीन द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट इज नॉन एज थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, या फिर अलायंस भी कहते हैं। तो मे बी MCQs में आ सकता है। इट इज़ नाइदर पासिंग एन एक्वेंटेंस नॉर अ परमानेंट और लॉन्ग लास्टिंग या फिर लास्टिंग रिलेशनशिप। तो ये एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता है, जहाँ जैसे एक डॉक्टर और जो पेशेंट का रिलेशन होता है कि वो अपना जो भी ट्रीटमेंट कराना जाता है डॉक्टर के पास, ठीक हो गया, फीस दे दिया, फिर आप अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, वो बात अलग है। जैसे मूवी में दिखा देते हैं कि एक थेरेपिस्ट है और क्लाइंट है, दोनों ने एक दूसरे का जैसे ट्रीटमेंट चल रहा है तो एक दूसरे को पसंद लगे, वो अलग चीज़ है, उसमें नहीं घुसना है। एक परमानेंट रिलेशनशिप नहीं होता है, ठीक है। दो मेजर कंपोनेंट्स इसके। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, इज द कॉन्ट्रेक्चुअल नेचर ऑफ रिलेशनशिप इन विच टू विलिंग इंडिविजुअल्स, क्लाइंट कौन है, ये दो विलिंग इंडिविजुअल्स, क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट एंटर इनटू अ पार्टनरशिप एम्स एट, एक पार्टनरशिप बनाते हैं, क्या नाम है इसका, हाँ, क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट, क्या किसके लिए, विच एम्स एट हेल्पिंग द क्लाइंट्स। तो ये दोनों एक पार्टनरशिप बनाते हैं, एक ऐसा रिलेशन बनाते हैं कि क्लाइंट को, दोनों मिल के, एक क्लाइंट ही खुद मिल के और उसके साथ दोनों मिल के अपने प्रॉब्लम्स को, जो भी प्रॉब्लम्स है उसको ओवरकम करने के लिए। सेकंड कंपोनेंट क्या है, थेरेप्यूटिक अलायंस इज द लिमिटेड ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एक लिमिटेड ड्यूरेशन तक का टाइम रहता है, जैसे कुछ सेशंस होते हैं 10 to 15 सेशंस, ऐसे करके होता है, ठीक है। एंड दिस अलायंस लास्ट अंटिल द क्लाइंट्स बिकम एबल टू डील। तो जो भी प्रॉब्लम तब तक हो गया तो वो बस उनका हो गया, रिलेशन वहीं पे एंड हो जाएगा और वो सेशन ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस रिलेशनशिप हैज़ अ सेवरल यूनिक प्रॉपर्टीज़। देखो मैंने बताया था वहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स आया, फिर गोल्स आया, अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ आ गई, ठीक है। इट इज़ अ ट्रस्टिंग एंड कॉन्फाइडिंग रिलेशनशिप। अब इसमें आगे भी और डिस्कस होगा, तो मैं पहले थोड़ा सा यहाँ पे और अच्छे से बता दूँ कि एक ऐसा रिलेशन थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में कि वो ट्रस्टिंग हो, वार्म हो, जेन्यून हो, कि वो एक दूसरे को ट्रस्ट कर सके। अब मान लो थेरेपिस्ट है, थेरेपिस्ट के साथ क्लाइंट है जो कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, या फिर कंफर्टेबल नहीं लग रहा है इन द सेंस कि वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, अपनी फीलिंग्स को वो समझा नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है, तो कैसे कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। तो एक ऐसा रिलेशनशिप हो जो ट्रस्ट वाला हो और कॉन्फिडेंशियल हो, ठीक है। द हाई लेवल ऑफ ट्रस्ट enables द क्लाइंट्स टू अनबर्डन हिमसेल्फ टू थेरेपिस्ट एंड कॉन्फाइड हिज साइकोलॉजिकल एंड पर्सनल प्रॉब्लम्स टू द लेटर, ठीक है। तो एक अच्छा सा लेवल का ट्रस्ट होगा तो अपने प्रॉब्लम्स को अच्छे से शेयर कर पाएगा। द थेरेपिस्ट इंकरेज दिस बाय बीइंग एक्सेप्टिंग, एम्पैथेटिक, जेन्यून, वार्म टू द क्लाइंट। तो और भी आगे हम पढ़ेंगे अभी क्या है। जैसे मान लो थेरेपिस्ट कभी कभी कोई भी थेरेपिस्ट कैसे भी हो सकता है, मान लो कोई अब्यूजिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहा है, फिर पास्ट में उसने कुछ गलत किया है, या फिर उसके गलत थॉट्स आए हैं, गलत बिहेवियर हुआ है, तो जो थेरेपिस्ट का काम है वो उसको डांटे या फिर उसको एकदम ऐसे ना करे कि हाँ आपने ऐसा क्यों किया, ऐसा नहीं कर सकता। वो उसके साथ एकदम एम्पैथेटिक, जेन्यून और वार्म रिलेशन रखना ज़रूरी है।
द थेरेपिस्ट कन्वेज बाय हिज हर वर्ड्स एंड बिहेवियर दैट शी और इज़ नॉट जजिंग द क्लाइंट। तो वही बताया मैंने, जैसे मान लो बोलते बोलते उसने कुछ अब्यूजिंग वर्ड यूज़ कर दिया है, कुछ अलग तरीके से बोल रहा है, लैंग्वेज में बोल रहा है कि मतलब थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा है, तो उसके वर्ड्स से, क्लाइंट के वर्ड से या फिर बिहेवियर से ये थेरेपिस्ट उसको जज नहीं करना चाहिए या फिर जज नहीं करना है, करेगा ही नहीं। एंड द क्लाइंट विल कंटिन्यू टू शो द सेम पॉजिटिव फीलिंग। ऐसा होगा जब नॉन जजमेंटल होगा तो क्लाइंट क्या है, सेम पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, सेम पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट, सॉरी सेम पॉजिटिव फीलिंग टुवर्ड्स द क्लाइंट। तो जो थेरेपिस्ट क्या है, एक अच्छा पॉजिटिव रिलेशन, एक पॉजिटिव फीलिंग रखेगा क्लाइंट के थ्रू, तो क्लाइंट भी even if the client is rude or confides all the wrong thing that she or he may have done or thought, कोई भी गलत काम किया है या सोचा है, फिर भी कोई क्या पता क्लाइंट रूड भी हो रहा है बोलने बोलते में, तब भी थेरेपिस्ट का काम है कि वो काम रहे, जेन्यून रहे, वार्म रहे और एक क्या कहते हैं, एक एम्पैथेटिक रिलेशन बना के रखे, उसको जज ना करे। ठीक है, ये रिलेशंस हैं। एक सेकंड, ठीक है, इसी को कहते हैं अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ठीक है, एंड दिस इज़ द अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ये सारे पॉइंट्स लिख देना कि वो एक ऐसा रिलेशन होना चाहिए बीच में, जो भी मैंने अभी डिस्कस किया वो। विच द थेरेपिस्ट हैज़ फॉर द क्लाइंट, विच द थेरेपिस्ट हैज़ फॉर द क्लाइंट। द थेरेपिस्ट हैज़ एम्पैथी। एम्पैथी, आई एम श्योर एम्पैथी और सिंपैथी के बीच में आपको डिफरेंस पता होगा, बट फिर भी डिस्कस कर लेते हैं। द थेरेपिस्ट हैज़ एम्पैथी फॉर द क्लाइंट। ठीक है, एम्पैथी इज़ डिफरेंट फ्रॉम सिंपैथी and intellectual understanding of another person's situation. सिंपैथी में क्या होता है, इन सिंपैथी वन हैज़ कंपैशन एंड पीटी, मतलब दया खाते हैं उसके ऊपर कि हाँ इसके, अच्छा मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तुम्हारे साथ ऐसा हुआ, ये हुआ, इसमें थोड़ा सा दया दिखा रहे हैं टूवर्ड्स द सफरिंग ऑफ अनदर, बट इन इज़ नॉट एबल टू फील लाइक अदर्स। लेकिन सिंपैथी में क्या होता है, वो एक तरीके से दया दिखा रहे हैं कि हाँ तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ओ गॉड ऐसा वगैरह वगैरह। लेकिन एम्पैथी में क्या होता है, वो उनकी तरफ फील करते हैं, वो अपने आप को उनकी जगह रख के समझते हैं उनके प्रॉब्लम्स को, टू फील लाइक द अदर पर्सन। तो यहाँ पे वो नहीं है, बट इज़ नॉट एबल टू फील लाइक अदर्स। लेकिन एम्पैथी में इतना पार्ट होता है यहाँ से। ठीक है, to feel the like other person. Intellectual understanding is cold in the sense that person is unable to feel like the other person and does not feel the sympathy either. On the other hand, empathy is present when one is able to understand the plight of one. ये आपने एक लाइन बहुत सुनी होगी ये वाला, it means that understanding thing from others person. ये और अच्छे से समझने के लिए ये दो लाइन, it means understanding things from the others person perspective, that is putting oneself in others person's shoes. ठीक है, empathy enriches the therapeutic relationship and transform it into a healing relationship. And the therapeutic alliance requires the therapist must keep strict confidentiality. ठीक है, मतलब जो भी उसने जो भी चीज़ें अपने साथ शेयर किया है उसको आगे वो शेयर ना करे, थेरेपिस्ट। कॉन्फिडेंशियलिटी, स्ट्रिक्ट, ठीक है, ऑफ द एक्सपीरियंस, इवेंट एंड फीलिंग्स और थॉट्स डिस्क्लोज्ड बाय द क्लाइंट, जो भी क्लाइंट ने अपने फीलिंग्स थॉट को एक्सप्रेस किया है। द थेरेपिस्ट मस्ट एक्सप्लॉयट द ट्रस्ट एंड मस्ट नॉट, सॉरी, द थेरेपिस्ट मस्ट नॉट एक्सप्लॉयट द ट्रस्ट, वो ट्रस्ट को ना तोड़े, एंड कॉन्फिडेंस ऑफ द क्लाइंट इन एनी वे। फाइनली इट इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप एंड मस्ट रिमेन्स। तो एक पर्सनल रिलेशनशिप नहीं है, ना ही एक परमानेंट रिलेशनशिप है, ये एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ थेरेपीज के बारे में। दो ऑल साइकोथेरेपीज एम एट रिमूविंग ह्यूमन डिस्ट्रेस एंड फॉस्टरिंग ह्यूमन बीइंग, दे डिफर ग्रेटली इन कंसेप्ट्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। तो बहुत सारे थेरेपीज हैं जो कंसेप्ट में, मेथड्स में और टेक्निक्स में अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हम कुछ थेरेपीज के बारे में डिस्कस करेंगे। साइकोथेरेपी में बी क्लासिफाइड इनटू 3 ब्रॉड ग्रुप। क्या है वो? साइकोडायनेमिक, बिहेवियर, एक्जिस्टेंशियल। अभी देखो नाम से ही पता चल गया, ये वाला तो अभी साइकोडायनेमिक जो थेरेपी है हमारे सिलेबस में नहीं है, 23-24 में अभी नहीं है। तो इसके बारे में बस यहाँ पे ब्रीफ दिया है, जो भी दिया है। ठीक है, और बिहेवियर से पता ही चल गया होगा। एक्जिस्टेंशियल भी बहुत बार वर्ड सुना होगा, तो इसमें क्या थेरेपीज हैं वो अभी ब्रीफ दिया है, उसके बाद हम अच्छे से करेंगे। इन टर्म्स ऑफ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, साइकोलॉजिकल थेरेपीज इमर्ज एज फॉलोज बाय बिहेवियर, व्हाइल एक्जिस्टेंशियल ऑल्सो कॉल्ड द थर्ड फोर्स। तो एक्जिस्टेंशियल क्या है? थेरेपीज विच आर कॉल्ड थर्ड फोर्स, एंड ये एक दूसरे के बाद इमर्ज हुए हैं। एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ थेरेपीज बेस्ड ऑन द 6 पैरामीटर्स। तो यहाँ पे 6 पैरामीटर्स दिए हैं। ठीक है, एक दो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैंने एक बहुत एक स्मॉल नोट, छोटे छोटे नोट्स में लिखा है, उसमें क्या क्या है। तो सबसे पहले आएगा कॉज। ठीक है,
कॉज में क्या हम साइकोडायनेमिक, बिहेवियर और एग्जिस्टेंशियल तीनों हर एक छः के छः पैरामीटर्स में हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं, साइकोडायनेमिक के बारे में, बिहेवियर के बारे में और एग्जिस्टेंशियल के बारे में, ठीक है। उसमें क्या है, सबसे पहले साइकोडायनेमिक में इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स, मेंटल ब्रेन थिंकिंग अभी पढ़ेंगे, फॉल्टी लर्निंग, बिहेवियर, कॉग्निशन, और ये क्वेश्चनिंग ऑफ मीनिंग ऑफ लाइफ एंड एग्जिस्टेंसेस। फिर थोड़ा जल्दी करते हैं। फिर हाउ कॉज एग्जिस्टेंस, मतलब जो कॉज है वो एग्जिस्टेंस में कैसे आया। तो साइकोडायनेमिक अनफुलफिल्ड डिजायर ऑफ चाइल्डहुड, अनरिजॉल्व फियर, कॉन्फ्लिक्ट्स, इंटरसाइकिक। बिहेवियरल का क्या है थेरेपी का, फॉल्टी लर्निंग एंड फॉल्टी थिंकिंग, माल एडिप्टिव बिहेवियर, एग्जिस्टेंशियल का प्रेजेंट करंट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। फिर नेक्स्ट है मेथड्स के बारे में। मेथड्स क्या है, फ्री एसोसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग, एनालिसिस ऑफ थॉट्स एंड आइडेंटिफाई बिहेवियर में, इसमें आइडेंटिफाई फॉल्टी बिहेवियर, चेंज इन बिहेवियर, यूज ऑफ कॉग्निटिव मेथड, ईटी में क्रिएटिंग पॉजिटिव एनवायरनमेंट। ये सब आप लिख सकते हो इस एग्ज़ाम में, आई डोंट थिंक कोई दिक्कत होगा, बट एक बार बुक रीडिंग ज़रूर कर लेना। इसमें नेक्स्ट वाले में क्या है, नेचर ऑफ थेरेपेटिक रिलेशनशिप, ये साइकोडायनेमिक का अंडरस्टैंड इंटरसाइकिक कॉन्फ्लिक्ट बेटर देन क्लाइंट, इसमें एबल टू अंडरस्टैंड बिहेवियर, थॉट्स एंड फाइंडिंग टू करेक्ट, ईटी में merely प्रोवाइड अ वार्म एम्पैथेटिक रिलेशनशिप। नेक्स्ट चीफ बेनिफिट टू द क्लाइंट, क्लाइंट को क्या बेनिफिट होगा, इमोशनल इंसाइट, चेंजिंग फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न, पर्सनल, और डिस्कस करेंगे डिटेल में। नेक्स्ट क्या है, कितने सेशन, 10 से 15 सेशन इसके होते हैं, एंड ये शॉर्टर कंप्लीट इन फ्यू मंथ्स, कुछ मंथ्स में ये दोनों, ठीक है, ये दोनों हो जाते हैं। तो डिस्कस करते हैं उसको, ठीक है। हाँ एक सेकेंड, सबसे पहला है व्हाट इज़ द कॉज, जल्दी करते हैं। साइकोडायनेमिक थेरेपीज ऑफ यूज, यहाँ पे कीवर्ड्स देखो अंडरलाइन कर दिया। इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स मतलब इंटरनल, जो भी बताया मैंने, ब्रेन में जो भी दिमाग में जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, वो कॉन्फ्लिक्ट दैट आर प्रेजेंट विद इन द साइक ऑफ द पर्सन आर सोर्स ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर थेरेपी, बिहेवियरल थेरेपी, अब देखो यहाँ से बिहेवियर का स्टार्ट हो जाएगा, तो अलग थोड़ा पेन से, यहाँ से बिहेवियर का स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू द बिहेवियर थेरेपी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज ड्यू टू फॉल्टी लर्निंग ऑफ द बिहेवियर एंड कॉग्निशंस। एंड द एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है, क्वेश्चंस अबाउट द मीनिंग ऑफ वंस लाइफ एंड एग्जिस्टेंस एंड द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। तो मतलब वो क्वेश्चनिंग करते हैं कि वो क्यों एग्जिस्ट कर रहे हैं, ऐसे करके क्वेश्चंस जो भी आते हैं एक इंडिविजुअल के दिमाग में, उससे क्या साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस हो रहा है। फिर हाउ द कॉज केम इन टू एग्जिस्टेंस, तो साइकोडायनेमिक में देखें तो अनफुलफिल्ड डिज़ायर ऑफ चाइल्डहुड एंड अनरिजॉल्व्ड चाइल्डहुड फियर्स लीड टू इंटरसाइकिक। तो कोई भी एक अनफुलफिल्ड डिज़ायर है या फिर कोई भी एक अनरिजॉल्व चाइल्डहुड फियर, जो बचपन से एक फियर है उसको रिजॉल्व नहीं करा है, उससे ये कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकता है। बिहेवियर में क्या है, द बिहेवियर थेरेपी पोस्टुलेट दैट द फॉल्टी कंडीशनिंग ऑफ पैटर्न, फॉल्टी लर्निंग एंड फॉल्टी थिंकिंग बिलीव लीड्स टू माल एडिप्टिव बिहेवियर दैट इन टर्न टू साइकोलॉजिकल। तो ये जो फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी बिहेवियर, माल एडिप्टिव बिहेवियर, इसकी वजह से साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होता है। एग्जिस्टेंशियल में क्या है, द एग्जिस्टेंशियल थेरेपी प्लेस इंपॉर्टेंट ऑन द प्रेजेंट, places important on the present, it is current feeling of loneliness, ठीक है, alienations, sense of futility one's existence which cause psychological disorders, problems. फिर what is chief benefit to the chief benefit of the treatment, तो treatment का क्या एक benefit होगा, psychological therapy uses the method of free association and dreams to elicit, ठीक है। तो इसमें क्या है, एक सेकेंड, इसमें जैसे क्या कहते हैं, फ्री एसोसिएशन एंड रिपोर्टिंग ऑफ ड्रीम्स टू एलिसिट, जैसे क्या कहते हैं, उसके जो ड्रीम्स हैं उसको एनालाइज करना, जैसे इसमें दिखाया था मैंने, क्या कहाँ के थर्ड है ना, एनालाइज करना, आइडेंटिफाई फॉल्टी लर्निंग एंड फ्री एसोसिएशन, अंडरस्टैंडिंग, रीडिंग एंड एनालिसिस ऑफ थॉट्स, उससे बेनिफिट हो जाएगा। ट्रीटमेंट कैसे होगा, चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट कैसे होगा, तो उसको एनालाइज करना, उसके ड्रीम्स को, और रीड करना उसके जो भी ड्रीम्स को है, उससे पता चलेगा, उससे ट्रीटमेंट का हेल्प मिलेगा। थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ द क्लाइंट, ठीक है। फिर द मटेरियल इंटरप्रेटेड टू द क्लाइंट्स हेल्प फॉर हिम कन्फ्रंट टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट्स, ओवरकम प्रॉब्लम्स। बिहेवियर में क्या जाता है, आइडेंटिफाइज फॉल्टी लर्निंग पैटर्न, आइडेंटिफाई द फॉल्टी लर्निंग पैटर्न एंड सेटअप्स अल्टरनेट बिहेवियर कंटीजेंसीज टू इम्प्रूव बिहेवियर, ठीक है। तो आइडेंटिफाई करते हैं इसमें कहाँ से प्रॉब्लम अराइज हुआ है, क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली, उसके हिसाब से उसको बिहेवियर को इम्प्रूव किया जाता है, एक अल्टरनेट बिहेवियर लेकर। तो कॉग्निटिव मेथड ऑफ एम्प्लॉयड इन दिस टाइप ऑफ चैलेंजेस फॉल्टी थिंकिंग पैटर्न ऑफ क्लाइंट्स टू हेल्प हिम ओवरकम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस।
देन एग्जिस्टेंशियल में क्या है, प्रोवाइड्स अ थेराप्यूटिक एनवायरनमेंट विच इज़ पॉजिटिव, एक्सेप्टिंग एंड नॉन जजमेंटल, ठीक है, अभी वही डिस्कस किया था, नॉन जजमेंटल, द क्लाइंट इज एबल टू टॉक अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द थेरेपिस्ट एक्ट एज अ, तो इसमें क्या है, एक अच्छा, जैसे अभी मैंने बोला था ना कि जो भी हम फर्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे वो सब आगे पीछे घूम के इधर आएगा, तो यहाँ पे वही आ गया, देखो कहाँ गया, हाँ, एक्सेप्टिंग नॉन जजमेंटल, तो इससे क्या होगा, क्लाइंट क्या एबल टू टॉक द प्रॉब्लम, थेरेपिस्ट अच्छे से बात कर पाएगा एंड थेरेपिस्ट एक फैसिलिटेटर की तरह एक्ट करेगा। द क्लाइंट अराइव्स एट द सॉल्यूशन थ्रू अ प्रोसेस ऑफ पर्सनल ग्रोथ। ठीक, नेक्स्ट आते हैं व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द थेरेप्यूटिक, नेचर वही रिलेशनशिप आ जाएगा दोनों के बीच में। तो सबसे पहले देखते हैं साइकोथेरेपी, साइकोडायनेमिक थेरेपी एज्यूम्स दैट द थेरेपिस्ट अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स इंट्रासाइकिक, तो जब उसको इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स को समझ जाएगा क्या प्रॉब्लम्स हो रही है एग्जैक्टली उसके अंदर, तो उससे वो कॉन्फ्लिक्ट बेटर देन द एस क्लाइंट एंड हेंस इट इज़ द थेरेपिस्ट हु इंटरप्रेट द थॉट्स एंड फीलिंग ऑफ द क्लाइंट हेल्प टू गेन्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम, तो उसकी जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उसको अंडरस्टैंड कर पाएगा, समझ पाएगा, फिर क्लाइंट को कैसे हेल्प करेगा। बिहेवियर वाले में क्या है, एज्यूम दैट द थेरेपिस्ट इज एबल टू डिसर्न द फॉल्टी बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न ऑफ द क्लाइंट, ठीक है, उसके थॉट पैटर्न को चेंज कर पा रहा है, उसके बिहेवियर को चेंज कर पा रहा है। इट्स फर्दर अज्यूम दैट द थेरेपिस्ट इज कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट द करेक्ट बिहेवियर, ठीक है, कैपेबल ऑफ फाइंडिंग आउट करेक्ट बिहेवियर एंड थॉट पैटर्न विच वुड बी अडेप्टिव फॉर, तो एक जो भी माल अडेप्टिव बिहेवियर उसको चेंज करके एक अडेप्टिव बिहेवियर उसको फाइंड करता है एंड जो थॉट पैटर्न को जो अडेप्टिव हो क्लाइंट के लिए, ठीक है। बहुत साइकोडायनेमिक एंड बिहेवियर थेरेपिस्ट अज्यूम दैट थेरेपिस्ट इज कैपेबल ऑफ अराइविंग एट सोल्यूशन, इसमें एक सोल्यूशन पे पहुंच रहा है टू द क्लाइंट्स प्रॉब्लम, ठीक है। इन कॉन्ट्रास्ट मतलब अपोजिट, in contrast to these therapies, the existential therapist emphasizes that the therapist merely provides a warm, empathetic relationship in which the client feels secure, ठीक है, clients feel secure, explore the nature and causes of his or her problem to herself, तो उसको वहाँ पे इसको पता चलता है कि उसके क्या प्रॉब्लम है एग्जैक्टली। अभी इसके बारे में जो भी हम पढ़ रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके में एग्जैक्टली क्या है प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम एंड बाय हर सेल्फ और हिमसेल्फ, तो एक सिक्योर फील करता है जब भी एक अच्छा रिलेशन मिलता है जो अपने प्रॉब्लम्स को शेयर कर सकता है थेरेपिस्ट के साथ, ठीक है, तो वो अपने जो भी प्रॉब्लम्स है उसको समझ पाएगा और उससे उसको बेनिफिट होगा। तो अब चीफ बेनिफिट क्या होगा क्लाइंट को, तो साइकोडायनेमिक थेरेपी में देखें तो इमोशनल इंसाइट एज द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट, इमोशनल इंसाइट एज द इम्पॉर्टेंट बेनिफिट that the client derives from the treatment. Emotional insight is present when the client understand his or her conflict nature. तो अपने प्रॉब्लम्स को जब वो समझ पाएगा तब ये इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट होता है, मतलब जो भी उसके जैसे कोई भी दिमाग में कोई भी थॉट्स चल रहे हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहा है, तो उसको एग्जैक्टली पता चल जाएगा क्या रीज़न है, क्या कॉज है, इसकी वजह से कैसे हो रहा है, वो समझ जाएगा, तो इमोशनल इंसाइट प्रेजेंट होगा एंड इज एबल टू एक्सेप्ट द सेम इमोशनली एंड इज एबल टू चेंज हिज और हर इमोशन टुवर्ड द कॉन्फ्लिक्ट। अब मान लो तुम्हें पता नहीं थी प्रॉब्लम क्या चल रही, तुम बहुत परेशान हो, तो तुम अपने फ्रेंड्स को कॉल कर लेते हो, तो फ्रेंड्स बताता क्या क्या है, ऐसे है, मतलब एग्ज़ाम का ले लो तो चल ठीक है एग्ज़ाम ऐसा गया, अगले वाले में अच्छा कर, ये था, तो पूरा एक ऐसा रिलेशन जब तुम अपने फ्रेंड को शेयर कर पाते हो, पूरा प्रॉब्लम बता देता कि ऐसे है, तू ज़्यादा सोच रहा है ऐसे, तो जब आपको पता चल जाता है तो आप उसको चेंज करते हो, ठीक है, चेंज हिज इमोशन टुवर्ड्स द कॉन्फ्लिक्ट। The client's symptoms, distress, reduce and consequence of this emotional insight. And the behavior में क्या आ जाएगा, therapist consider changing faulty behavior, thought pattern, adaptive ones as the chief benefit of the treatment. तो वही changing behavior and adapting a new behavior and adaptive healthier and thought pattern of ensure reduction of distress and removal of symptoms. Humanistic therapy values the personal growth as a chief benefit. तो जो ये एग्जिस्टेंशियल वाला था वो उसमें एक पर्सनल ग्रोथ को एक चीफ बेनिफिट माना गया एंड पर्सनल ग्रोथ इज प्रोसेस ऑफ गेनिंग इंक्रीजिंगली अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। पर्सनल ग्रोथ में क्या जाता है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ, वंस एस्पिरेशन, खुद के अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपने सेल्फ अवेयर हो जाना एक तरीके से, अपने मोटिव्स के बारे में, अपने गोल्स के बारे में समझ जाना। नेक्स्ट है ड्यूरेशन के बारे में बताया कि 10 से 15 सेशन इसके साइकोडायनेमिक के एंड कुछ मंथ्स इस वाले में लग सकते हैं, शॉर्टर भी हो सकता है, एज आर शॉर्टर एंड आर कंप्लीटेड इन फ्यू मंथ्स बिहेवियर का। एज दिस डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोथेरेपीज डिफर ऑन द मल्टीपल, बहुत सारे मल्टीपल डिफर करते हैं एंड ऑल शेयर अ कॉमन मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग ट्रीटमेंट for psychological distress through psychological means, and the therapeutic relationship and the process of therapy becomes agent for the client of the change
of the client leading to the elevation of psychological distress. The process of psychotherapy begins by formulating client's problem. तो अभी तुम कोई भी एग्जांपल ले लो, फिर रियल लाइफ से ले लो, कोई जब भी कोई प्रॉब्लम है, कोई भी एक प्रॉब्लम को कैसे मतलब फॉर्मुलेट करना है, तो जब भी यहाँ पे ये पढ़ लेना एक बार, वो सिर्फ ये हेडिंग बताता हूँ। कोई भी एक प्रॉब्लम देखो, स्टेप्स इन फॉर्मुलेटिंग ऑफ क्लाइंट्स प्रॉब्लम, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम। सबसे पहले आप सॉल्यूशन, हम लोग क्या करते हैं कि जैसे सॉल्यूशन, पहले तो हम प्रॉब्लम को समझे। कोई भी एक प्रॉब्लम आई तो हम लोग बहुत परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, बहुत मतलब एनजाइटी या फिर डर बैठ जाता है। तो उससे सबसे पहले उसमें क्या स्टेप है, तो अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम को समझना, ठीक है। तो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन रिफर्स टू फॉर्मुलेटिंग ऑफ प्रॉब्लम्स ऑफ क्लाइंट इन द थेरेप्यूटिक मॉडल यूज्ड एज ट्रीटमेंट। द क्लिनिकल हैज फॉलोइंग एडवांटेजेस। तो सबसे पहला होता है अंडरस्टैंडिंग, प्रॉब्लम को समझो। फिर जो थेरेपिस्ट है ट्रीटमेंट के लिए क्या करेगा, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरियाज टू बी टारगेटेड फॉर द ट्रीटमेंट। मान लो कोई जो प्रॉब्लम है उसके कौन से एरिया पे टारगेट, क्या कैसे कॉज हुआ है, क्या एग्जैक्टली कौन से पॉइंट पे टारगेट करना है कि ये इस जड़ को ख़त्म कर सके, पकड़ सके और कोई ट्रीटमेंट लगा सके। तो अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम को समझे, वहाँ पे आइडेंटिफाई किया कि टारगेटेड एरिया क्या है फॉर ट्रीटमेंट इन साइकोथेरेपी। एंड चॉइस ऑफ टेक्निक्स फॉर ट्रीटमेंट, तो बहुत सारे थेरेपीज़ होती हैं, उसमें से कौन सा इस प्रॉब्लम के लिए लगेगा स्पेशली उसमें बताया जाता है। तो ये क्लिनिकल फॉर्मुलेशन क्या है, एक ऑनगोइंग प्रोसेस है एंड इज नॉट ऑलवेज टू स्टार्ट साइकिल विदाउट अ क्लिनिकल फॉर्मुलेशन। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं बिहेवियर थेरेपी। जैसे मैंने बताया कि साइको क्या नाम है उसका, साइकोडायनेमिक डिलीटेड है, ठीक है। तो बिहेवियरल थेरेपी स्टार्ट करते हैं। तो फॉलोइंग सेक्शन एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपीज, 3 मेजर कंस्टिट्यूएंट साइकोथेरेपी। देखो बिहेवियर से क्या समझ आ रहा है, बिहेवियर से क्या समझ आ रहा है, जो भी बिहेवियरल प्रॉब्लम होगा, ठीक है, उसका कैसे सॉल्यूशन निकालेगा या फिर क्या थेरेपीज लगेंगी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो एक सेकंड, दिख तो कैसे ब्लू क्या हो जाता है, ये ढंग से दिख जाए यार। बिहेवियर थेरेपी, हाँ ठीक है, बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी इज पोस्टुलेट दैट द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस अराइजेज बिकॉज ऑफ फॉल्टी। अभी भी वही पढ़ के आए, मैंने बताया ना, एक जो भी स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत बताए क्लाइंट और उसके रिलेशन के बीच में, वही इधर कहीं ना कहीं घूमेगी। अभी देखना वही सब आएगा। बिहेवियर से क्या है, फॉल्टी लर्निंग, फॉल्टी थॉट पैटर्न, यही सब आएगा, थॉट पैटर्न। And it is therefore focused on the behavior and thoughts of the client in the present. The past is relevant only to the extent of understanding the origin of the faulty behavior and thought pattern. तो जो past है, जो भी एक जैसे एक क्लाइंट का जो पास्ट है, वो सिर्फ एक हद तक रेलेवेंट है, कहाँ तक काम के लिए है, टू अंडरस्टैंड द ओरिजिन, कहाँ से ये प्रॉब्लम अराइज हुआ है, कहाँ से क्या ओरिजिन है, क्या इसका सोर्स है फॉल्टी बिहेवियर का और थॉट पैटर्न का। द पास्ट इज नॉट एक्टिवेटेड और रिलाइव्ड, ओनली द फॉल्टी पैटर्न्स आर करेक्टेड इन द प्रेजेंट। तो प्रेजेंट में होगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। नेक्स्ट यहाँ पे आता है द क्लिनिकल एप्लीकेशंस ऑफ लर्निंग थ्योरी प्रिंसिपल कंस्टिट्यूट बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी कंस्टिट्यूट ऑफ अ लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक, बिहेवियर थेरेपी जो है ना, इसमें लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस। रुको एक दिखाना था, मैंने लिखा है शायद से नोट्स में कि नहीं। बिहेवियर थेरेपी तो लिखा है, एक बार देख लेते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा इजी हो जाएगा। इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे एग्जैक्टली। बिहेवियर थेरेपी, माल फंक्शनिंग बिहेवियर प्रॉब्लम, एंटीसीडेंट, सोर्स, मेंटेनिंग फैक्टर जो एग्जिस्ट कर रहा है या फिर उसको कंटिन्यू में बनाए रखा है, जिससे उसको रिलीफ मिल रहा है, उसको अच्छा लग रहा है, वो कंटिन्यू, कोई भी एक मालेडिक्टिव बिहेवियर का। कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग, एंटीसीडेंट का ऑपरेशन में क्या होता है, कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग, या फिर इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग, इसका ट्रीटमेंट है ये, मेंटेनिंग फैक्टर का ट्रीटमेंट है ये, एंटीसीडेंट ऑपरेशन और कंसिक्वेंट ऑपरेशन, ठीक है। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन, चेंज डन बाय इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग बिहेवियर, ठीक है। उसके बाद बिहेवियरल टेक्निक्स में हम पढ़ेंगे क्या क्या। सबसे पहले पढ़ेंगे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, एस्केप, ये कीवर्ड्स में है। अवर्सिव कंडीशनिंग में एक एग्जांपल है बहुत अच्छा सा। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट्स में इंडल्ज या फिर प्रोवाइड। टोकन इकोनॉमी पढ़ेंगे, डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, सिस्टमैटिक सेंसिटाइजेशन, ये क्या है, रेसिप्रोकल इनहिबिट पढ़ेंगे, फिर मॉडलिंग पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ह्यूमन एग्जिस्टेंस वाला आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। बिहेवियर कहाँ तक पहुँचे थे हम लोग। तो ये बिहेवियर जो क्या है ना, एक ब्रॉड थेरेपी, ये जो ब्रॉड थेरेपी, लार्ज सेट ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड इंटरवेंशंस,
इट इज़ नॉट अ यूनिफाइड थ्योरी, ठीक है, विच इज़ अप्लाइड टू इरस्पेक्टिव ऑफ क्लिनिकल डायग्नोसिस या फिर सिम्टम्स। तो एक यूनिफाइड थ्योरी नहीं है, एक ब्रॉड थ्योरी है, ठीक है। एंड द सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट्स इन द क्लिनिकल डायग्नोसिस आर गाइडिंग फैक्टर इन द सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक टेक्निक्स इंटरवेंशन टू बी अप्लाइड। तो सर सिम्टम्स ऑफ द क्लाइंट एंड क्लिनिकल डायग्नोसिस आर गाइडिंग फैक्टर इन सिलेक्शन ऑफ स्पेसिफिक कौन सा टेक्निक लगेगा उसके बारे में। ट्रीटमेंट ऑफ phobia or excessive crippling fears would require the use of one set of techniques while that anger outburst would require another। तो ट्रीटमेंट फोबिया के ट्रीटमेंट के लिए अलग सेट ऑफ टेक्निक्स लगेंगी और यहाँ पे जो एंगर के लिए अलग सेट ऑफ टेक्निक्स लगेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे थेरेपीज हैं, उनके अलग अलग ट्रीटमेंट हैं, कैसे कैसे कौन सा यूज़ होगा, ठीक है। अ डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली, समझ गए ना, मतलब हर मर्ज की दवा एक जैसी नहीं होती ना, अलग अलग होगी। अ डिप्रेस्ड क्लाइंट वुड बी ट्रीटेड डिफरेंटली फ्रॉम अ क्लाइंट हु इज़ एंशियस। तो एक डिप्रेस वाला और एंशियस में कितना गैप है, कितना डिफरेंस है उनका। ऑफ कोर्स मेडिसिन, अब तुम आप क्या बताऊँ, ईजी है यार, हाँ ना। द फाउंडेशन ऑफ बिहेवियर थेरेपी इज ऑन फॉर्मुलेटिंग डिसफंक्शनल फॉल्टी बिहेवियर दैट फैक्टर विच रीइंफोर्स द मेंटेन दिस बिहेवियर एंड डिवाइजिंग मेथड बाय विच दे कैन बी चेंज। तो जो मेंटेनिंग फैक्टर के बारे में बात किया था वही है इधर, अभी पूरा यहाँ पे डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं। मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट, मेथड्स ऑफ ट्रीटमेंट। तो क्लाइंट्स विथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस और फिजिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड और टू अ फिजिकल डिसीज इज इंटरव्यूड विद अ व्यू ऑफ एनालिसिस हिज और हर बिहेवियर पैटर्न, ठीक है। तो क्लाइंट विथ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस या फिर फिजिकल सिम्टम्स विच कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, तो एक फिजिकल डिसीज नहीं है जो साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है या फिर फिजिकल सिम्टम्स दिख रहे हैं, इज इंटरव्यूड विद अ व्यू टू एनालाइज हिज और हर बिहेवियर पैटर्न। बिहेवियर एनालिसिस इज कंडक्टेड टू फाइंड माल फंक्शनिंग बिहेवियर, ठीक है, एनालिसिस जो भी किया था माल फंक्शनिंग बिहेवियर को पहचानने के लिए। एंड द एंटीसीडेंट्स ऑफ द फॉल्टी लर्निंग, ये 3 वर्ड अभी यूज़ होने वाला है, मैं उसको हाईलाइट कर देता हूँ। कौन सा माल फंक्शनिंग बिहेवियर, एंटीसीडेंट फैक्टर और एक मेंटेनिंग फैक्टर, ये 3 इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस पे एग्जांपल्स भी हैं, अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। एंड द फैक्टर्स दैट मेंटेन द कंटिन्यूटी फॉल्टी लर्निंग एंड द फैक्टर दैट मेंटेन और कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग, वो ये वाला है मेंटेनिंग फैक्टर, अभी पढ़ते हैं। माल फंक्शनिंग बिहेवियर आर दोज बिहेवियर विच कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट, ठीक है, विच कॉज डिस्ट्रेस टू द क्लाइंट, ठीक है। एंड एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, दोज कॉजेज विच प्री डिस्पोज द पर्सन टू इंडल्ज इन दैट बिहेवियर। यहाँ पे वो कॉज कर रहा है जो भी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होगा और यहाँ पे उसमें एक तरीके से बढ़ावा मिल रहा है उसको इंडल्ज होने के लिए। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, आर दोज विच लेड टू द परसिस्टेंस ऑफ फॉल्टी बिहेवियर, वही ये फैक्टर दैट मेंटेन अ कंटिन्यू फॉल्टी लर्निंग। कैसे, एग्जाम्पल देखना, अभी कहाँ गया, एन एग्जाम्पल वुड बी, हाँ एग्जाम्पल देखो, एक यंग पर्सन है, दिख रहा है क्या, ब्लू वाले से नहीं दिखता यार, पता नहीं क्यों। A young person has acquired the malfunctioning behavior of smoking। तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर यहाँ पे क्या हो गया, स्मोकिंग हो गया, ठीक है। माल फंक्शनिंग बिहेवियर ये पहला वाला स्मोकिंग हो गया इधर। एंड सीक्स हेल्प्स टू गेट रीड ऑफ स्मोकिंग, स्मोकिंग से बाहर आना चाहता है, उससे हेल्प चाहता है कि स्मोकिंग से हट जाए, उसकी लत छूट जाए। बिहेवियरल एनालिसिस कंडक्टेड बाय इंटरव्यूइंग द क्लाइंट एंड फैमिली ऑफ मेंबर्स। तो इसका एक इंटरव्यू लिया गया, एनालिसिस किया गया, उसके फैमिली मेम्बर से पूछा गया, उन्होंने क्या रिवील किया, जो पर्सन है इसने स्मोकिंग कब स्टार्ट किया, जब वो एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था, ठीक है, जब वो एनुअल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था तब उसने स्मोकिंग स्टार्ट करी। ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एंजाइटी अपॉन स्मोकिंग, ये जो रिलीफ है, ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ, ये मेंटेनिंग फैक्टर है, ठीक है, ये जो रिलीफ है ये मेंटेनिंग फैक्टर है। और ये जो एनुअल एग्जामिनेशन है ये एंटीसीडेंट फैक्टर नहीं है। यहाँ पे क्या बोला गया है, पर्सन स्टार्टेड स्मोकिंग व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर एनुअल एग्जामिनेशन, दस एंजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशंस बिकम्स द पॉजिटिव और एंटीसीडेंट फैक्टर। समझे, इस वाले को थोड़ा अच्छे समझ जाना, अब तो दिख रहा है, हाँ। ये एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, तो माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या हो गया, माल फंक्शनिंग बिहेवियर कौन सा हो गया, स्मोकिंग, ठीक है। और जो उसके बाद कौन सा है, एंटीसीडेंट फैक्टर। एंटीसीडेंट फैक्टर वो एनुअल एग्जामिनेशन नहीं है,
जो एनुअल एग्जामिनेशन की वजह से जो एनजाइटी हो रही है, जिसमें वो इंडल्ज हुआ है एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन में, बिकम द पॉजिटिव और एंटीसीडेंट फैक्टर। तो जो एनजाइटी प्रोवोकिंग सिचुएशन है, जो एनजाइटी है एग्जाम्स को लेकर, वो एक एंटीसीडेंट फैक्टर है। और मेंटेनिंग फैक्टर क्या है उसका? ही हैड रिपोर्टेड रिलीफ फ्रॉम एनजाइटी अपॉन स्मोकिंग। उसको एक रिलीफ मिल रहा है स्मोकिंग करके, वो मेंटेनिंग फैक्टर है। अब उसको अच्छा लग रहा है तो वो ऑफकोर्स उसको कंटिन्यू करेगा और जल्दी जाएगा। द फीलिंग ऑफ रिलीफ बिकम्स द मेंटेनिंग फैक्टर। ठीक है, फीलिंग ऑफ रिलीफ बिकम द मेंटेनिंग फैक्टर, वही बताया फॉर हिम, एंड कंटिन्यू स्मोकिंग। The client has acquired the operant response to smoking, which is maintained by reinforcing value of relief from anxiety. Once the faulty behavior which caused distress has been identified, एक बार जब हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि वो क्या कॉज है, कैसे प्रॉब्लम्स है जो बिहेवियर का, अ ट्रीटमेंट पैकेज इज चूजन। एक ट्रीटमेंट पैकेज चूज किया जाता है। द एम ऑफ ट्रीटमेंट इज टू एक्सक्यूज और एलिमिनेट द फॉल्टी बिहेवियर। ये तो इजी लाइन ही है ऑफ कोर्स। जब भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर लिया तो एक ट्रीटमेंट पैकेज यहाँ पे क्यों बोला है? बहुत सारे वो थ्योरी, क्या कहते हैं, थ्योरीज नहीं, थेरेपीज होती हैं, बहुत सारे ट्रीटमेंट के पैकेज होते हैं, बहुत सारे अलग अलग। जैसे यहाँ पे हमने देखा था ना, इधर के लिए एक डिप्रेस वाले उसका और एक एंजियस वाले का अलग अलग। ठीक है, एंड इसका एम क्या होगा? टू एक्सटिंग्यूश या फिर एलिमिनेट या फिर रिड्यूस करना फॉल्टी बिहेवियर को, पूरा टोटली हटा देना, एंड सब्स्टिट्यूट देम विद अडेप्टिव बिहेवियर, और एक अडेप्टिव बिहेवियर के साथ चेंज कर देना पैटर्न। द थेरेपिस्ट डज दिस थिंग थ्रू एंटीसीडेंट ऑपरेशन। ये दो भी टर्म याद रख लो, ठीक है, रख लो ज़रा याद। ये भी MCQs में पूछ लिया है हमारे प्री बोर्ड 1 में, प्री बोर्ड 1-2 में आई थिंक पूछा था एग्जाम्पल दे के इसका, बार बार यही उठा के। एंड कंसिक्वेंट ऑपरेशन दो हैं। एंटीसीडेंट ऑपरेशन कंट्रोल बिहेवियर बाय चेंजिंग समथिंग दैट प्रोसीड सच एज बिहेवियर। द चेंज कैन बी डन बाय, देखो मैंने बताया था अपने नोट्स में दिखाया था ना, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस। अभी एक एग्जांपल मिलेगा, इसमें अच्छा सा एग्जांपल दिया है और सारे एग्जांपल रिलेटेबल हैं, जो मतलब आपने देखे होंगे, फील किए होंगे ऐसे। तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग, तो एंटीसीडेंट फैक्टर क्या करता है यहाँ पे, इंसिडेंट ऑपरेशन क्या करता है, एक ऐसे चूज करते हैं ना, क्या है द चेंज, हाँ एक चेंज करता है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द रीइंफोर्सिंग, या तो बढ़ाना या कम करना इन्फोर्सिंग वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर कंसिक्वेंस। दिस इज कॉल्ड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन। एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन में क्या होता है? इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग द reinforcing value of particular consequence, this is called establishing operation। एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे, एक बच्चा है जो बहुत नखरे कर रहा है, ट्रबल इन ईटिंग डिनर, रात के खाने में बहुत ड्रामे चल रहे हैं उसके। एंड एस्टैब्लिशिंग ऑपरेशन वुड बी टू डिक्रीज द क्वांटिटी ऑफ फूड सर्व एज टी टाइम। तो मान लो उसको शाम को चाय वाय मिल रही है, उसको खाने को कुछ मिल रहा है, तो वैसे तो ये प्रॉब्लम है, बट जनरली ऐसे देखा जाए कि जैसे मान लो शाम को बहुत खा लिया तो रात को खाने का मन नहीं करता है, तो वही इसके साथ हो रहा है। क्वांटिटी ऑफ फूड है उसको हम डिक्रीज़ करेंगे, जो उसको टी के टाइम मान लो स्नैक्स मिल रहा होगा, या फिर कुछ जैसे टी के टाइम पे कुछ भी खा रहा होगा थोड़ा सा ज़्यादा सा, जो शाम को रात को नहीं खा पाता होगा। दिस वुड इंक्रीज़ द हंगर एट डिनर। अब हम यहाँ पे खाने का डिक्रीज़ कर देंगे तो यहाँ पे रात में इंक्रीज़ हो जाएगा। increasing the value of reinforcing value of food at dinner, praising the child when she or he eats properly tends to encourage this behavior। तो इससे क्या होगा, उसके बिहेवियर में चेंज आएगा और वो जो रात का खाने का उसको अडेप्ट कर लेगा। एंड द एंटीसीडेंट ऑपरेशन इज रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम। हाँ ये वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना। जो यहाँ पे एंटीसीडेंट ऑपरेशन क्या काम कर रहा है, रिडक्शन ऑफ फूड एट टी टाइम, और जो कंसिक्वेंट ऑपरेशन यहाँ पे क्या काम कर रहा है, कंसिक्वेंट ऑपरेशन जो है वो काम कर रहा है इज प्रेजिंग द चाइल्ड फॉर ईटिंग द डिनर। ठीक है, एंड दिस स्टेबलाइज द रिस्पॉन्स ऑफ ईटिंग डिनर। नेक्स्ट आते हैं बिहेवियरल टेक्निक्स पे। ठीक है, अ रेंज ऑफ टेक्निक इज अवेलेबल फॉर चेंजिंग बिहेवियर, बहुत सारे टेक्निक्स हैं। द प्रिंसिपल्स ऑफ दिस टेक्निक्स आर यूज टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ द क्लाइंट। तो इसका मेन प्रिंसिपल क्या है, टू रिड्यूस द अराउजल लेवल ऑफ क्लाइंट, अल्टर बिहेवियर थ्रू क्लासिकल कंडीशनिंग, जो हमने 11th में पढ़ा था, ऑपरेंट कंडीशनिंग विथ डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज, वो सब है इसमें। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट सबसे पहला इधर, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड अवर्जन कंडीशनिंग, ये दूसरा है इधर।
अंडरलाइन करने दो। नेगेटिव, अभी मैंने दिखाया था ना, हाँ नोट्स में दिखाया था। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड अवर्सिव कंडीशनिंग। नेगेटिव आर टू मेजर टेक्निक्स ऑफ बिहेवियर मॉडिफिकेशन। दो मेजर टेक्निक्स हैं बिहेवियर मॉडिफिकेशंस के, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 11th। ओह पढ़ा था क्या? ठीक है। रिस्पॉन्स दैट लीड ऑर्गेनाइजेशन टू गेट रीड ऑफ पेनफुल स्टिमुलस और टू अवॉइड एंड स्केप फ्रॉम देम प्रोवाइड अ नेगेटिव। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट क्या है? टू गेट रीड ऑफ पेनफुल स्टिमुलस। ठीक है, इसको याद रखें, यही है बस, यहीं पे है कीवर्ड, यहीं से मार्क्स मिलने वाले हैं। ठीक है। और टू अवॉइड और स्केप फ्रॉम द प्रोवाइड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि मान लो तुम्हें ठंडी का मौसम है, कोल्ड वेदर है, तो यहाँ पे आप एग्जांपल क्या करो, वन लर्न्स टू पुट वुलन क्लोथ्स। तो अगर ठंडी का मौसम है तो वुलन क्लोथ्स, बर्न फायरवुड, इलेक्ट्रिक हीटर्स लगा लेते हैं, जो इसको अनप्लीजेंट कोल्ड वेदर को अवॉइड करने के लिए। ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आ गया। नेक्स्ट आता है अवर्जन कंडीशनिंग। इसमें क्या है? रिफर्स टू रिपीटेड एसोसिएशन ऑफ अनडिजायर्ड रिस्पॉन्स। ये लिख देना, refers to repeated association of undesired response with an aversive consequence। एग्जाम्पल एक और दिया है, एक एल्कोहलिक है, कोई मान लो एक जो दारू पीता है, एन एल्कोहलिक इज गिवन अ माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक। उसको एक इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है और कहा जाता है कि उस एल्कोहल को स्मेल करो। जब वो with repeating pairing of smell of alcohol is aversive and the pain of the shock is associated with it। With repeated pairing of the smell of the alcohol is aversion and the pain of the shock is associated with it and the person will give up alcohol। तो जब भी वो स्मेल करेगा उसको ऐसा लगेगा कि इसकी वजह से उसको शॉक लग रहा है और वो गिव अप कर देगा, मतलब उसका बिहेवियर में चेंज आएगा, उसको ऐसा लगेगा कि हाँ इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है, तो वो हटा देगा उसको। इफ़ एन अडेप्टिव बिहेवियर अकर्स रेयरली। पॉजिटिव रेनफोर्समेंट के बारे में बात करें तो इज़ गिवन टू इंक्रीज द डेफिसिट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है, एक चाइल्ड है जो होमवर्क नहीं करता है रेगुलरली। मैं बोला ना सब ये रिलेटेड जैसे एग्जाम्पल हैं, जैसे होमवर्क नहीं करता तो उसके पेरेंट्स जनरली क्या करते हैं, तो एक पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है, मे बी यूज्ड बाय द चाइल्ड्स मदर बाय प्रिपेयरिंग चाइल्ड्स फेवरेट डिश। तो उसका फेवरेट कोई मान लो बोल देगा कि उसका फेवरेट फूड बना देंगे या फिर तुम्हें कहीं घुमाने ले जाएंगे, तो ऐसे तो अपना होमवर्क करेगा। शी और ही डज होमवर्क एट द अपॉइंटमेंट टाइम एंड द पॉजिटिव इन्फोर्समेंट ऑफ फूड विल इंक्रीज द बिहेवियर ऑफ डूइंग होमवर्क। तो खाने की वजह से उसका जो होमवर्क का बिहेवियर है, जो नहीं कर पा रहा है, वो अच्छे से नहीं कर रहा है, तो वो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। अपॉन टाइम पर्सन्स विद बिहेवियर प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन एज टोकन एज द रिवॉर्ड। अब टोकन के बारे में, टोकन इकोनॉमी पढ़ेंगे हम लोग। टोकन, एक छोटे छोटे टोकन्स को कलेक्ट करना। पर्सन विद बिहेवियरल प्रॉब्लम्स कैन बी गिवन अ टोकन। एक छोटे काम के लिए तुमने अच्छा काम किया, उसको टोकन दे दिया। एवरी टाइम अ वांटेड बिहेवियर अकर्स। तो मान लो मैं तुमसे बोलता हूँ कि मुझे एक गिलास पानी ला के दो, मैं तुम्हें एक टोकन दूंगा, एक टोकन दिया। ऐसे ऐसे करके जो भी मैं तुमसे एक वांटेड बिहेवियर चाहता हूँ, उसके बाद में मैंने तुम्हें एक टोकन दिया, तुमने उसको कलेक्ट किया। एट द एंड में टोकन्स आर कलेक्टेड एक्सचेंज्ड फॉर अ रिवॉर्ड सच एन आउटिंग फॉर द पेटेंट और अ ट्रीट फॉर द चाइल्ड। ठीक है, तो उसको एक्सचेंज करेगा, उसको एक रिवॉर्ड मिलेगा, एक ट्रीट मिल दिया जाएगा। दिस इज नॉन एज टोकन इकोनॉमी। नाम में से ही पता चल रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव और जीरो। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं अनवांटेड बिहेवियर। ये भी एक, यहाँ पे भी एक अच्छा सा एग्जाम्पल दिया गया है। अनवांटेड बिहेवियर कैन बी रिड्यूस्ड एंड वांटेड बिहेवियर कैन बी इंक्रीज्ड। तो जो हमें बिहेवियर नहीं चाहिए वो डिक्रीज करने का, और जो वांटेड बिहेवियर चाहिए उसको इंक्रीज साइमल्टेनियसली फ्रॉम डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। क्या है ये? थ्रू किसके? डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। एक सेकेंड। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द वांटेड बिहेवियर, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट फॉर वांटेड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट फॉर द अनवांटेड बिहेवियर। अटेम्प्ट टूगेदर टू मे बी सच मेथड। इस मेथड को अप्लाई करने के, जैसे मेरे को वांटेड, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हिसाब से बिहेव करो, जैसा मैं चाहता हूँ मतलब बिहेव करो, तो उसके लिए पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, और नेगेटिव उसके लिए नहीं, मतलब जो नहीं चाहिए अनवांटेड बिहेवियर। द अदर मेथड इज पॉजिटिवली रीइंफोर्स द वांटेड बिहेवियर एंड इग्नोर। तो एक दूसरा मेथड क्या है? पॉजिटिवली रीइंफोर्स को वांटेड बिहेवियर एंड इग्नोर करना अनवांटेड बिहेवियर को। अभी देखना क्या करेंगे सिग्मा मम्मी पापा का। तो एक एग्जाम्पल दिया है यहाँ पे। लेट अस कंसिडर द केस ऑफ अ गर्ल हु सल्क एंड क्राइज व्हेन शी इज़ नॉट टेकन टू सिनेमा। तो एक लड़की है जिसको सिनेमा नहीं लेके जा रहा है, तो बहुत रो रही है, कै 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 कर रही है। ठीक है। द पेरेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू टेक हर टू द सिनेमा इफ शी डज नॉट क्राई। बट ओके, जब लेके जाएंगे सिनेमा जब वो नहीं रोएगी, बट नॉट टू टेक अगर वो रोएगी। ठीक है। अगर वो रो रही है तो उसको नहीं ले जाएंगे। सिंपल बोल देता ना, ये चुप हो जा, ज़्यादा पै 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 मत कर, रोएगा तो मैं लेके जाऊँगा या नहीं दूंगा ऐसे, तो बच्चा अपने आप चुप हो जाता है। ये बच्चा नहीं तो वो गर्ल है। सिनेमा इफ शी डज नॉट क्राई एंड सल्क बट द
नॉट टू टेक हर इफ़ शी डज, अगर वो रोएगी तो उसको नहीं लेके जाया जाएगा, अगर वो चुप हो गई तो लेके जाएगा. फर्दर द पेरेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू इग्नोर द गर्ल्स व्हेन शी क्राइज, तो लड़की को इग्नोर कर दिया जब वो रो रही है. एंड सल्स द वांटेड बिहेवियर ऑफ पोलाइटिंग आस्किंग टू टेक इन टू द सिनेमा इंक्रीजेज एंड द अनवांटेड बिहेवियर ऑफ क्राइंग, जो अनवांटेड बिहेवियर है यहाँ पे क्राइंग का, रोने धोने का जो बिहेवियर है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया. और ये पोलाइटली आस्किंग टू टेक इन, तो उसने बहुत प्यार से पूछा मम्मी पापा मैं भी चलूँ सिनेमा देखने, मतलब मूवी देखने सिनेमा में, तो वो बढ़ गया. ठीक है. यू रीड अबाउट फोबियाज एंड इरेशन. अब हम फोबिया को जो ट्रीटमेंट है ना उसके बारे में पढ़ेंगे. फोबियाज, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, रिवीजन कर लेना अच्छे से. ये सब तो मैं देखो एक बार मैंने खुद से पढ़ा था तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया था. फिर मैं स्कूल में गया, मैंने अपने टीचर से थोड़े डाउट्स पूछे. ह्यूमनिस्टिक वाले में थोड़ा सा मेरे को डाउट था, उसमें क्लियर कराया. फिर उसके बाद मेरी एक फ्रेंड है, मैंने उसको एक्सप्लेन किया ये चैप्टर. तो मेरा तो 2-3 बार हो चुका है, और करेंगे अच्छे से, प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस का. कर लेना जो भी देख रहा है. ठीक है. मैं अपने फ्रेंड्स को भेजने वाला मोस्टली, अगर कोई देख रहा है अननोन पर्सन तो ठीक है. ओके. हाँ, फोबियाज और रिलेशनल फियर्स को ट्रीट करने के लिए यहाँ पे एक है सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन इज अ टेक्निक इंट्रोड्यूस्ड बाय वोल्फ. ये भी याद रख लेना, क्या पता कभी कुछ भी पूछ लें. वोल्फ फॉर ट्रीटिंग फोबियाज और इरेशनल बिहेवियर. तो इरेशनल बिहेवियर को ट्रीट करने के लिए द क्लाइंट इज इंटरव्यू टू एलिसिट फियर एंड प्रोवोकिंग सिचुएशन एंड टुगेदर द थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स अ हायरार्की. हाँ, हायरार्की से याद आया, वो 11th में था ना अपना ये हायरार्किकल मॉडल था ना, आई थिंक. हाँ, हायरार्किकल मॉडल था. अभी पढ़ेंगे इसमें क्या है. यहाँ लेस ले लो और थोड़ा सा उससे बड़ा ले लो, फिर उससे थोड़ा सा हाई वाले पे ले लो. ठीक है. लेस हाई, थोड़ा सा और बड़ा, थोड़ा सा और बड़ा, ऐसे करके ऐसे. अभी बताता हूँ क्या ही है. फोबियस रेटिंग हो गया. टुगेदर विद द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स. हाँ, द क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट प्रिपेयर्स अ हायरार्की ऑफ एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस विद द लीस्ट. जो भी प्रॉब्लम है, एंजाइटी है, एक हाई लेवल एंजाइटी से और लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस से एट द बॉटम. तो मान लो कोई एक डर है, जैसे हमारे, जब मैं पूछ रहा था टीचर से, उन्होंने एग्जांपल दिया था. जैसे मान लो एक छोटा सा डर है कि, हाँ, उन्होंने एग्जांपल दिया था डॉग का, कि एक डॉग है जिससे मेरे को डर लगता है, तो वो डॉग बहुत दूर है, तो वो एक मेरा छोटा सा डर है. अब वो डॉग का मान लो जो भी हाथ में उन्होंने पट्टे दे रखे, उसको छोड़ दिया, या फिर डॉग को मेरे पास लेके आने, तो वो उससे थोड़ा सा बड़ा और डर होगा मेरे को. और वो डॉग को छोड़ दिया, मेरे एकदम बिल्कुल पास आ गया है, तो सबसे बड़ा डर वो होगा, एंजाइटी इससे बढ़ेगी. ऐसे करके हमारे टीचर ने एग्जाम्पल दिया था. आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो. तो सबसे लीस्ट में एंजाइटी प्रोवोकिंग, सबसे बॉटम में एंजाइटी, लीस्ट एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलस को रखना है. फिर उससे बड़ा, उससे डरा. जैसे एक कोई है जो छोटी चीज़ डरता है, उससे बाद छिपकली से हो गया, उससे बाद चूहे से हो गया, फिर कॉकरोच से हो गया, ऐसे वाला. ठीक है. एट द हायरार्की एंड द थेरेपिस्ट रिलैक्स द क्लाइंट एंड आस्क द क्लाइंट टू थिंक अबाउट द लीस्ट. तो थेरेपिस्ट का काम क्या है यहाँ पे, वो रिलैक्स कर देता है, क्लाइंट को पूरा रिलैक्स कर देता है. और यहाँ पे बोलता है कि अब एकदम रिलैक्स करके उसको बोलता है कि सबसे लीस्ट वाले पे, इस वाले पे ध्यान दो, इस वाले पे सोचो, मेंटल, एक तरीके से मेंटल इमेजेस बनाओ, उसके बारे में सोचो. ठीक है. एंड गिव्स डिटेल्स ऑफ रिलैक्सेशन प्रोसीजर. ये टर्म होगा यूज, इसमें पूरा मेन टर्म ये भी है एक तरीके से. एंड द क्लाइंट इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग ऑफ द फियरफुल सिचुएशन इफ स्लाइटेस्ट टेंशन इज फील्ड. तो जब भी मान लो उसके फेस पे कोई भी एक्सप्रेशन ऐसा दिख रहा है कि वो थोड़ा टेंशन में लग रहा है, उसको सोच रहा है, मान लो यहाँ पे वो पास कर गया, उसको डर नहीं लगा, फिर यहाँ पे थोड़ा पास कर गया, यहाँ पे उससे बड़े बड़े जैसे जैसे बढ़ेगा, और जैसे हमें फील हो, जैसे थेरेपिस्ट को फील होगा एक फियरफुल सिचुएशन या फिर कोई भी टेंशन उसके फेल्ट होगा, तो वो क्या करेगा, उसको रिलैक्स करा देगा. ओवर सेशन द क्लाइंट इज एबल टू इमेजिन मोर सीवियर फियर प्रोवोकिंग सिचुएशन वाइल मेंटेनिंग द रिलैक्सेशन. द क्लाइंट गेट सिस्टमेटिकली डिसेंट्रलाइज टू द फियर. ठीक है. नहीं लिखा है क्या इसमें, कुछ तो डिलीट लग रहा है मेरे को. अरे कहाँ गया, एक सेकेंड ना. प्रोसीजर क्लाइंट्स इज आस्क्ड टू स्टॉप थिंकिंग सिचुएशन. नहीं, इतना ही है. हाँ ठीक है. इसमें भी बताऊंगा मेन चीज़ क्या है इसमें. ठीक है. इसमें एक तरीके से जो एंजाइटी है ना, उसकी जो देखो, रिलैक्सेशन ओवर, अरे रुक जा,
एंजाइटी। तो यहाँ पे एंजाइटी को सप्रेस कर रहा है, एक कंट्रोल उसके ऊपर, मतलब रिलैक्सेशन ज़्यादा इफेक्टिव है, काम कर रहा है। अभी पता चलेगा क्या है इसमें। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग द प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इनहिबिशन मतलब क्या होता है कि टू स्टॉप, ठीक है, operates here. The principle states that the presence of two mutually opposing force at the same time inhibits the focus. दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्स हैं सेम एक ही टाइम पे, इनहिबिट्स द वीकर फोर्स, जो वीकर फोर्स होगा उसको वो इनहिबिट कर देगा, मतलब सप्रेस कर देगा एक तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे वही था, यही वाला जो पीछे यूज़ किया है मैंने लिखा था वो रिलैक्सेशन ओवर वही। तो मान लो जो भी एंजाइटी है ना, जैसे इसमें थेरेपिस्ट क्या करेगा कि जब वो एंजाइटी उसको ऐसा लगेगा कि वो टेंशन फील हो रही है, टेंशन ज़्यादा फील हो रही है, तो उसको बोलेगा रिलैक्स, पूरा रिलैक्स करवा देगा। तो उस रिलैक्सेशन से अब ये धीरे धीरे इसके अंदर बिहेवियर में चेंज आएगा, वो उस डर को एक तरीके से मतलब झेल लेगा, मतलब कंट्रोल कर लेगा, सह लेगा, या फिर ख़त्म हो जाएगा वो। देन द रिलैक्सेशन रेस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्ड अप एंड माइल्डली एंजाइटी प्रोवोकिंग सेंस इज इमेजिन्ड, ठीक है, वही द रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स इज फर्स्ट बिल्ड कराया उधर फर्स्ट स्टेप में, एंड माइल्डली एंजाइटी प्रोवोकिंग सीन इज इमेजिन्ड एंड द एंजाइटी इज ओवरकम बाय रिलैक्सेशन, ठीक है, एंजाइटी इज ओवरकम बाय रिलैक्सेशन। द क्लाइंट इज एबल टू टॉलरेट, देखो वही बताया था, एबल टू टॉलरेट प्रोग्रेसिवली ग्रेटर लेवल्स ऑफ एंजाइटी बिकॉज ऑफ हर हियर रिलैक्स स्टेट। तो इस रिलैक्स स्टेट की वजह से जो भी एक लेवल है, ग्रेटर लेवल ऑफ एंजाइटी को भी वो टॉलरेट कर पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट आता है मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या है? मॉडलिंग इज द प्रोसीजर वेयर इन द क्लाइंट लर्न्स टू बिहेव इन अ सर्टेन वे। मॉडलिंग तो पता है यार, 11th से पढ़ते आ रहे हो कि अपने एल्डर्स को ऑब्जर्व करना, ऐसे करके मतलब सीखना। लेकिन ये विकैरियस लर्निंग पढ़ लेना, क्या पता एक नंबर का पूछ ले, ये भी हमें टीचर ने बताया था, जब मैंने पहली बार पढ़ा था तो मुझे कुछ पता ही था। तो विकैरियस लर्निंग क्या है? दैट इज लर्निंग, ये भी सेम ही है मॉडलिंग की तरह, लर्निंग बाय ऑब्जर्विंग अदर्स इज यूज्ड एंड थ्रू अ प्रोसेस ऑफ रिवॉर्डिंग। इसमें एक रिवॉर्ड मिल जाता है, स्मॉल रिवॉर्डिंग, चेंज इन द बिहेवियर, ठीक है, इसमें बस यही डिफरेंस था रिवॉर्ड का। द क्लाइंट ग्रेजुअली लर्न्स टू एक्वायर द बिहेवियर इन द मॉडल। देयर इज अ ग्रेट वैरायटी ऑफ टेक्निक्स in behavior therapy. The skill of the therapist lies in conducting an accurate behavioral analysis and building treatment. नेक्स्ट आते हैं कॉग्निटिव। बिहेवियर में देखा, पूरा बिहेवियर से रिलेटेड चीज़ था। कॉग्निटिव में क्या आएगा, खुद सोच के देख लो। थॉट्स आएंगे, थॉट पैटर्न खराबी होगा, इरेशनल, इसमें मतलब थॉट से ही रिलेटेड होगा सब कुछ, मेंटल। कॉग्निशन मतलब तो पता ही है। देन कॉग्निशन थेरेपी इज लोकेट द कॉज ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस इन द इरेशनल। अरे यार ज़्यादा बच गया क्या, जल्दी करो, ख़त्म करना है। थोड़ा जल्दी भी करते हैं। थॉट एंड बिलीव्स, एल्बर्ट एलिस फॉर्मुलेट, इन्होंने, एल्बर्ट एलिस हैं, इन्होंने क्या फॉर्मुलेट किया? RET। RET क्या है? रैशनल इमोटिव थेरेपी। द सेंट्रल थेसिस, जो सेंट्रैलिटी है फिर कोर है एक तरीके से, सेंट्रल थेसिस ऑफ दिस थेरेपी इज इरेशनल बिलीफ मेडिएट बिटवीन एंटीसीडेंट। अभी पढ़ा था ना एंटीसीडेंट इवेंट, अभी देखो सब कुछ काम हो गया, सब कुछ पीछे का यूज़ होगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा टर्म सब यूज होगा। इरेशनल बिलीफ मेडिएट बिटवीन द एंटीसीडेंट इवेंट एंड देयर कंसिक्वेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी ABC टर्म आ जाती है, ABC, एंटीसीडेंट इवेंट हो गया, ये इरेशनल बिलीफ और ये कंसिक्वेंस। बहुत इजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। एंटीसीडेंट इवेंट विच कॉज द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस आर नोटेड, ठीक है। The client is also interviewed to find irrational belief which are distorting the present real. Distorting मतलब रियलिटी को एक तरीके से चेंज कर देना। चैप्टर 2 में हमने पढ़ा था डिफेंस मैकेनिज्म, ठीक है, वही था वे ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म का वे ऑफ रिड्यूसिंग एंजाइटी बाय डिस्टॉर्टिंग रियलिटी। irrational belief may be supported by empirical, may not be supported by empirical मतलब scientifically या फिर observationally, scientifically evidence in the environment. These beliefs are characterized by thoughts with must. इसमें must आ जाता है, should आ जाता है, that is कुछ example दिया यहाँ पे कि one should be loved everybody all the time। तो ये किसी का एक thought है, ये irrational thought है कि one should be loved by everybody at all time। फिर ह्यूमन मिजरी, जो मेंटल डिस्कम्फर्ट होता है ह्यूमन्स को, इज कॉज्ड बाय एक्सटर्नल इवेंट्स ओवर विच वन डज नॉट हैव एनी कंट्रोल। ये एक थॉट है। तो दिस डिस्टॉर्टेड परसेप्शन ऑफ इंसिडेंट इवेंट ड्यू टू इरेशनल बिलीफ लीड्स टू कंसिक्वेंस। और ये जो थॉट है इसकी वजह से एक इरेशनल बिलीफ जो है, ये दिस इरेशनल बिलीफ लीड्स टू नेगेटिव इमोशंस, बिहेवियर, नेगेटिव इमोशंस एंड बिहेवियर, ठीक है। इरेशनल बिलीव्स आर असेस्ड थ्रू
क्वेश्चनियर, तो कैसे असेस किया जाता है? क्वेश्चनियर के थ्रू, इंटरव्यूज़ के थ्रू, इन द प्रोसेस ऑफ RET. इन प्रोसेस ऑफ RET द इरेशनल बिलीव्स आर रेफ्यूटेड मतलब कि ख़त्म कर देना टोटल से. क्या रेफ्यूटेड मतलब यही है ना, मतलब गलत प्रूफ कर देना, ख़त्म कर देना, बाय द थेरेपिस्ट थ्रू अ प्रोसेस ऑफ नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग. नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग यहाँ पे इंपॉर्टेंट है. वो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग अभी आगे हम पढ़ेंगे इसमें थोड़ा सा. और एक डायरेक्टली ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछता. मान लो यहाँ पे इसने पूछा कि वन शुड बी लव्ड बाय एवरीवन, मतलब मुझे हर कोई पसंद करे. अगर उसने ऐसा कुछ पूछ दिया, क्यों भाई तुम कौन हो, ऐसा क्या तीर मारा है तुमने, या फिर ऐसा कुछ क्या बड़ा किया है तुम्हें हर कोई पूछे. क्वेश्चन पूछने का भी एक तरीका होता है जो थेरेपिस्ट यहाँ पे अभी मतलब एक जेन्यून तरीके से पढ़ा था ना हमने, जेन्यून तरीके से रहेगा, एक वार्म रिलेशन प्रोवाइड करेगा, अच्छे से पूछेगा. ठीक है, समझ जाते हो यार तुम लोग. द नेचर ऑफ क्वेश्चनिंग इज जेंटल. देखो वही आ गया, जेंटल विदाउट प्रोबिंग, बीइंग डायरेक्टिव. द क्वेश्चन मेक्स द क्लाइंट्स टू थिंक डीपर इनटू हिज अजम्पशन. एक तरीके ऐसा क्वेश्चन पूछा कि उसको वो थिंकिंग में ले जाएगा. हाँ भाई, अगर मान लो एक क्वेश्चन अभी यहाँ पे पूछेगा, क्यों मुझे कोई लव करेगा, ऐसा कुछ करके. मैंने अपने फ्रेंड से पूछा, मैंने बोला इसका बता दे, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या है ये. उसने बोला कि मान लो कोई बेगर है, फिर जो भी रोड पे पैसे वैसे मतलब जो भीख मांग रहा है, तो उसका एग्जांपल दिया कि मान लो अगर उसको क्या कहते हैं, उसको बताया जा रहा है, क्लाइंट को बताया जा रहा है, उसको क्यों नहीं कोई रिस्पेक्ट दे रहा है, या फिर उसको कोई नहीं कोई लव कर रहा है, ऐसे करके कुछ अजीब सा बोला उसने. छोड़ो उसको. डीपर इनटू हिज असम्पशन अबाउट लाइफ एंड प्रॉब्लम्स, ग्रेजुअली द क्लाइंट इज एबल टू चेंज द इरेशनल बिलीफ. तो उसको क्या हुआ, वो एक डीपर थिंकिंग करेगा वो अबाउट द असम्पशन अबाउट द लाइफ एंड प्रॉब्लम्स. जो भी जिस तरीके से उसने क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से उसमें चेंज आएगा, ऐसा नहीं कि बढ़ जाएगा. एंड ग्रेजुअली द क्लाइंट इज एबल टू चेंज द इरेशनल बिलीफ बाय मेकिंग अ चेंज इन हिज फिलोसफी अबाउट लाइफ. एंड द रैशनल बिलीफ सिस्टम रिप्लेस द इरेशनल. तो जो रैशनल बिलीफ सिस्टम है वो रिप्लेस कर देगा इरेशनल बिलीफ को. जैसे यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था उससे पहले, कौन सा था वो, बताओ क्या पढ़ा था भैया, रिलैक्सेशन ओवर एंजाइटी. जो हमने पढ़ा था ना, रिलैक्सेशन ओवर एंजाइटी, वही यहाँ पे जो रैशनल बिलीफ है तो रिप्लेस कर देगा इरेशनल बिलीफ को सिस्टम. एंड देयर इज अ रिडक्शन इन साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस. इस तरीके से साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में रिडक्शन देखने को मिलेगा. अनदर कॉग्निटिव थेरेपी इज दैट एरन बैक ने दिया. एक और एरन बैक ने एक अनदर कॉग्निटिव थेरेपी दिया. हिज थ्योरी साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस कैरेक्टराइज्ड बाय एंजाइटी और डिप्रेशन स्टेट्स दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय फैमिली. तो ये भी बहुत ईजी है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें. जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द फैमिली, जो एक क्या कहते हैं, जो बचपन में जैसे एक फैमिली और सोसाइटी के द्वारा जो कोई भी क्या कहते हैं, जैसे जो भी इमोशंस को कर्व कर दिया गया, कर्व मतलब कि यहाँ पे जैसे रोक दिया होगा, लिमिट लगा दिया होगा, उसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स होता है. तो द चाइल्डहुड सिंस दैट चाइल्डहुड एक्सपीरियंस प्रोवाइडेड बाय द फैमिली एंड सोसाइटी डेवलप्स अ कोर्स स्कीमास. कोर्स स्कीमास देखो यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है. ऐसा नहीं कि मान लो फैमिली और सोसाइटी है तो पॉजिटिव चीज़ें भी दे सकते, लेकिन यहाँ पे हम लोग नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हैं. और सिस्टम्स विच इंक्लूड बिलीफ एंड एक्शन पैटर्न इन द इंडिविजुअल. बिलीफ पॉजिटिव हो सकता है, एक्शन भी, बट यहाँ पे नेगेटिव चीज़ की बात कर रहे हैं. एक ऐसा कोर्स स्कीमा डेवलप कर लेते हैं जिससे मतलब लिमिट लग जाता है, वो बहुत प्रॉब्लम हो जाता है. इसमें कुछ चीज़ें देखो है, जैसे ये न्यू PDF है, मेरे पास पुरानी बुक है तो उसमें कुछ टर्म्स लिखे हैं जो यहाँ पे नहीं है. दस अ क्लाइंट हु वॉज नेग्लेक्टेड बाई पेरेंट्स एज अ चाइल्ड डेवलप द कोर्स स्कीमा. तो मान लो एक बच्चा है जिसको पेरेंट्स ने उसके नेग्लेक्ट कर दिया, उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया या उसकी बात नहीं सुनते हैं, तो उसमें उसको क्या डेवलप कर लेगा, आई एम नॉट वांटेड. फिर मुझे तो मंदिर से उठा के लाए हो, मुझे तो वहाँ पत्ते में छोड़ा था, किसी नाव में छोड़ दिया था, मेरे को उठा के लाए हो, ऐसा समझ जाओ. आई एम नॉट वांटेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ लाइफ. मान लो अभी पेरेंट्स ने यहाँ पे बोल दिया सॉरी जो ये स्टूडेंट है या फिर जो ये लड़का है, जो चाइल्ड है, ये स्कूल गया एंड क्रिटिकल इंसिडेंट अकर्स इन हर लाइफ, शी और हिज पब्लिकली रिडिक्यूल्ड बाई टीचर. टीचर ने भी बोल दिया, उसने होमवर्क नहीं किया कुछ भी, यू आर पता नहीं क्या क्या आजकल टीचर वो वर्ड यूज़ कर देते हैं भारी सा इंग्लिश में वैसा कुछ बोल दिया कि बच्चे को, तो वो प्रॉब्लम में आ जाएगा. वो भी सोचेगा कि मैं कुछ काम का नहीं, वर्थलेस हूँ, या फिर ऐसे करके जो भी वो सोचेगा. एंड द क्रिटिकल इंसिडेंट ट्रिगर्स द कोर्स स्कीमा. अब टीचर ने भी बोल दिया, पेरेंट्स ने भी बोल दिया, मान लो उसके फ्रेंड्स ने, उसके साथ में फ्रेंड्स में झगड़ा हुआ, उसने भी कुछ बोल दिया, तब तो लग गए इसके. आई एम नॉट वांटेड टोटली बोल देगा, आई एम नॉट, मतलब कैसे डेवलप रहा है, देख रहे हो इसमें
अब सब लोग इसको जैसे डांटे जा रहे तो कैसे माइंड कैसे चेंज होता है, मतलब वही ये थॉट इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। ये जो नेगेटिव थॉट आई एम नॉट वांटेड वाला ये इंक्रीज होता जाएगा, सब डांट रहे हैं, कोई मुझे पसंद नहीं करता, तो एंड लीडिंग टू डेवलपमेंट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स, ठीक। नेगेटिव थॉट्स आर persistent irrational thoughts such as nobody loves me, ये सब थॉट्स आने लगे, nobody loves, आई एम अगली, आई एम स्टूपिड, सेल्फ डाउट करने लगा, आई विल नॉट सक्सीड, ये सब इन सब फैक्टर्स की वजह से एक्सेट्रा। सच नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय कॉग्निटिव distortions. Cognitive distortions are ways of thinking which are general in nature but which distort the reality in negative manner, and this pattern of thoughts are called dysfunctional. इस pattern of thoughts को ये सब कोर्स स्कीमाज हैं, ठीक है, ये वाले नोबडी एंड ऑल। डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड दिस लीड टू एरर ऑफ कॉग्निशन अबाउट द सोशल रियलिटी। ये सारे जो थॉट्स हैं इसको डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर कहा गया। नेक्स्ट, रिपीटेड अकरेंस ऑफ दीज थॉट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग ऑफ, अब बार बार यही थॉट आ रहा है कि मैं ये नहीं हूँ, तो एक तरीके से डिप्रेशन में भी इंसान चला जाता है। तो रिपीटेड अकरेंस थॉट्स लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ फीलिंग एंड एनजाइटी एंड डिप्रेशन। अब बार बार ये इतना नेगेटिव थॉट आएगा तो उससे क्या होगा, एनजाइटी और डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। द थेरेपिस्ट यूजेस क्वेश्चनिंग, अब क्वेश्चनिंग होगी विच इज़ जेंटल, देख लो फिर से वही आ गया, जेंटल नॉन थ्रेटनिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ द क्लाइंट्स बिलीफ एंड थॉट्स। एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है, वाई शुड, देखो मैंने बोला था ना किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है, तो यहाँ पे कैसे कितना मतलब पोलाइटली पूछा है, वाई शुड एवरी वन लव्स यू, क्यों तुम्हें, तो ये सोचेगा, उस पर मजबूर होगा, सोचेगा, फिर इससे इसके बिहेवियर चेंज होगा। व्हाट डज इट मीन टू यू सक्सेड, ऐसे करके तुम्हारे उसमें सक्सेस का मतलब क्या है एक्सेट्रा, ऐसे करके क्वेश्चन। द क्वेश्चन मेक द क्लाइंट्स थिंक इन डायरेक्शन अपोजिट ऑफ दैट ऑफ नेगेटिव ऑटोमेट्स, तो जो नेगेटिव सोच रहा है उसकी तरह वो दूसरे डायरेक्शन में सोचेगा कि हाँ भाई मुझे क्यों कोई लव करे, मैंने ऐसा क्या किया है, या फिर मेरे लिए क्या है, तो ऐसे करके जो उसके बिहेवियर में चेंज आएगा, उसके सॉरी बिहेवियर में नहीं थॉट्स में चेंज आएगा, ठीक है। एंड थॉट्स में चेंज आता है तो ऑफकोर्स बिहेवियर में आएगा ये, ठीक है। थॉट्स एंड हिज गेन्स इंसाइट इनटू द नेचर ऑफ हिज डिसफंक्शनल स्कीमास एंड एबल टू अल्टर हिज और हर कॉग्निटिव स्ट्रक्चर एंड द एम ऑफ थेरेपी टू अचीव कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग विच इन टर्न रिड्यूस एनजाइटी एंड, तो इसका एम क्या हुआ, रिड्यूस कर दिया एनजाइटी एंड डिप्रेशन को, ठीक है। 1 घंटा 1 मिनट हो चुका है, रात के बज रहे हैं 11+, तो जल्दी ख़त्म करते हैं, स्टोरेज है नहीं तो कभी बंद हो जाए तो है नहीं, जल्दी हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी कॉग्निटिव थेरेपी फोकसिंग ऑन सॉल्विंग स्पेसिफिक प्रॉब्लम अनलाइक, हाँ तो सिमिलर टू बिहेवियर थेरेपी कॉग्निटिव थेरेपी फोकस ऑन सॉल्विंग ए स्पेसिफिक प्रॉब्लम, लेकिन अनलाइक साइकोडायनेमिक थेरेपी, जो साइकोडायनेमिक थेरेपी जिसमें नहीं दिया है वैसे तो नेक्स्ट ईयर में भी आ सकता है, अभी तो इस वाले के सिलेबस में थेरेपी इज़ ओपन, ये है ना क्या नाम है इसका, बिहेवियर थेरेपी ओपन है, बिहेवियर थेरेपी ओपन है कि बिहेवियर थेरेपी इज ओपन, दैट इज थेरेपिस्ट शेयर्स हिज और हर मेथड ऑफ क्लाइंट, मेथड विद द क्लाइंट, क्या मेथड लगाने वाला है, कैसे ट्रीट करने वाला है एक्सेट्रा। इट इज़ शॉर्ट लॉन्ग लास्टिंग 10-20 सेशंस। नेक्स्ट आते हैं CBT, कोई भी प्रॉब्लम अगर MCQs में आ गया CBT करके रिलेटेड, क्या कहते हैं CBT कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी, जैसे कॉग्निशन वाला प्रॉब्लम है, बिहेवियरल वाला प्रॉब्लम है, तो कौन सा एस्टिमेट थेरेपी लगेगा, CBT, ठीक है। जैसे कोई भी केस स्टडी करके क्वेश्चंस भी आ सकता है। रिसर्च इनटू द आउटकम ऑफ द इफेक्टिवनेस इसमें बहुत छोटा सा दिया है, वैसे तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है ये बट छोटा दिया है। आउटकम एंड इफेक्टिवनेस ऑफ साइकोथेरेपी हैज़ कंक्लूसिवली एस्टैब्लिश्ड CBT टू बी शॉर्ट, इसमें हर एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है, ऐसा करके भी लास्ट में आएगा। एंड efficacious treatment for wide range of psychological disorders such as anxiety, depression, panic attacks, borderline personality, etc. थोड़ा तेज बोल रहा हूँ ना, क्या करें भाई। CBT लेकिन ये रिवीजन चल रहा है ना, क्या कर सकते हैं, कर लेना, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कुछ है नहीं, देख लो इजी है। CBT adopts a biopsychosocial, biological, psychological and sociological approach to the delineations. Delineation मतलब एक एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग, और डिलाइनेशन मतलब ये होता है ना, गूगल पे सर्च किया था, एक्शन ऑफ डिस्क्राइबिंग ऑफ साइकोपैथोलॉजी क्या होता है, एक ट्रीटमेंट, क्या कहते हैं, ट्रीटमेंट नहीं, मेंटल कुछ तो था, 1 मिनट मैंने लिखा है उसको, हाँ स्टडी ऑफ मेंटल इलनेस, ठीक है। और इस वाले में एक्शन ऑफ डिस्क्रिप्शन, इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी, और ये देखो इट कंबाइंस कॉग्निटिव थेरेपी विद बिहेवियर थेरेपी, यहाँ पे देखो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ठीक। द rationale is that the client's distress has origin and biological, psychological and social realms, hence the addressing the biological aspects through relaxation। तो यहाँ पे biological में क्या था, relaxation वाला हमने पढ़ा था, साइकोलॉजिकल में क्या पढ़ा हमने, बिहेवियर थेरेपी एंड द कॉग्निटिव थेरेपी टेक्निक्स, एंड द सोशल में एनवायरमेंटल मैनिपुलेशंस मेक्स CBT अ कॉम्प्रिहेंसिव टेक्निक विच इज़ ईजी
टू यूज़ एप्लीकेबल टू वैरायटी ऑफ डिसऑर्डर्स। ठीक है, बहुत सारे डिसऑर्डर्स, इसमें ज़्यादा कुछ दिया नहीं है बट छोटा सा फुल में भी एक एग्जांपल के ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इसका मैंने एक नोट्स बनाया है। इसके बाद हमारे पास कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा टॉपिक बच गया, जल्दी से हो जाएगा। देखो ओहो, ये रहा। देखो ह्यूमनिस्टिक, फिर एग्जिस्टेंशियल की बात करें। ह्यूमन बींग्स, पर्सनल ग्रोथ, सेल्फ आइडेंटिटी, ये सब टर्म यूज होने वाले हैं, वही सब कीवर्ड्स में लिखा है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, डिजायर्स और होलनेस। ऑब्स्टेकल्स क्या आते हैं? कर्व, ये वर्ड देखो कहीं यूज़ नहीं किया गया था बट वो है। कर्व मतलब क्या होता है? कि लिमिट लगा देना, रोक देना कोई भी बिहेवियर को। बाय फैमिली और सोसाइटी। साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है, नेगेटिव इमोशंस होते हैं। और थेरेपिस्ट का क्या काम होता है? थेरेपिस्ट का काम क्या होता है? रिमूव या फिर हील करना इस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को। फिर एंड जिससे क्या अचीव हो सके? कॉम्प्लेक्सिटी, बैलेंस, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन मतलब एज अ होल। एंड थेरेपिस्ट गाइड ओनली, रिस्पॉन्सिबिलिटी बाय क्लाइंट लीड्स टू चेंज इन। अभी आएगा पता चलेगा क्या है। एंड एग्जिस्टेंशियल थेरेपी में क्या? एग्जिस्टेंशियल थेरेपी मीनिंग, पर्पस, अनेबल टू एक्सप्रेस इमोशनल साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है। लोगोथेरेपी क्या है? एक फ्रैंकल ने दिया था, विक्टर फ्रैंकल ने, जो क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ सोल। ठीक है, इसके बाद मैंने नहीं बनाया यार, मैथ्स का एग्जामिनेशन था यार मेरा, मैंने बताया ना मैथ का एग्ज़ाम था, बहुत टाइम कम था। फिर अभी पीएड का एग्ज़ाम है, फिर साइकोलॉजी का है, फिर कहाँ गए? हाँ, ह्यूमनिस्टिक में। जल्दी से आ जाओ, जल्दी से ह्यूमनिस्टिक में पढ़ते हैं। द ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी पोस्टुलेट दैट द साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस arises from feeling of loneliness, alienations and inability to find meaning and genuine fulfillment. एक सेकेंड, ह्यूमनिस्टिक वाला हो गया। ठीक है, genuine fulfillment in life. Human beings are motivated by, तो ह्यूमन बींग्स कैसे मोटिवेट होते हैं? बाय डिज़ायर फॉर पर्सनल ग्रोथ, अभी वही वर्ड जो नोट्स में मैंने वही दिखाया था, पर्सनल ग्रोथ एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन आई होप पता होगा, रीचिंग टू द फुलेस्ट पोटेंशियल एंड सेल्फ आइडेंटिटी भी और ले लेना एक टर्म। एंड इनेट इन नीड टू ग्रो इमोशनली, मतलब शुरुआती तौर से। When these needs are curbed, देखो कर्व मैंने अभी बोला था वर्ड यूज होगा, कर्व मतलब लिमिट, रोक देना, सोसाइटी, बाय सोसाइटी या फिर फैमिली। ह्यूमन बींग एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इज डिफाइंड एज इनेट एंड इनबॉर्न फोर्स दैट मूव्स टू पर्सन टू बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से एक पर्सन, इंडिविजुअल कैसे मोर कॉम्प्लेक्स, मतलब हर एक सिचुएशन में कैसे अपने आप को एडजस्ट कर पा रहा है, बिहेव कर पा रहा है, मतलब कॉम्प्लेक्स, जैसे पॉजिटिव चीज़ ही है वो। कॉम्प्लेक्स, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन कैसे बनाता है? एक इंडिविजुअल को कॉम्प्लेक्स बनाता है, कॉम्प्लेक्स नेचर का, बैलेंस्ड एंड इंटीग्रेटेड, मतलब अचीविंग द कॉम्प्लेक्सिटी एंड बैलेंस विदाउट बीइंग फ्रैगमेंटेड, मतलब सेपरेटेड, तो बिना सेपरेटेड हुए एक इंटीग्रेट करता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग द कॉम्प्लेक्सिटी और ये बैलेंस। इंटीग्रेटिंग मीन्स क्या होता है? सेंस ऑफ होल। इंटीग्रेटेड मीन्स क्या होता है? सेंस ऑफ होल, बीइंग अ कंप्लीट पर्सन, बीइंग इन एसेंस दैट द सेम पर्सन इन द स्पाइट ऑफ वैरायटी ऑफ एक्सपीरियंस दैट वन इज सब्जेक्टेड टू, जस्ट एज लैक ऑफ फूड एंड वाटर कॉज डिस्ट्रेस, फ्रस्ट्रेशन, कुछ है नहीं। हीलिंग अकर्स व्हेन द क्लाइंट इज एबल टू परसीव द ऑब्स्टेकल। तो ऑब्स्टेकल के बारे में जो बात किया था ना मैंने, दिख रहा है ना साफ से। Healing occurs when the client is able to perceive the obstacles of self-actualization in his or her life, is able to remove them. तो जब भी वो अपने आप को, अपने जो भी ऑब्स्टेकल्स हैं उसको परसीव कर पा रहा है, समझ पा रहा है, तो उस ऑब्स्टेकल को अपने रिमूव कर लेता है। ठीक है, ऑब्स्टेकल टू सेल्फ रियलाइजेशन इन हिज लाइफ एंड एबल टू रिमूव देम। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन रिक्वायर्स फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन। तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या है? फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन, मतलब अपने इमोशंस को अच्छे पूरा फ्रीली एक्सप्रेस कर पाए। एंड द फैमिली एंड सोसाइटी, फिर से वही वर्ड आ गया, कर्ब वाला, कहाँ गया? अभी तो लिखा था मैंने कहीं, हाँ पीछे इधर नीचे था, कर्ब। एंड द सोसाइटी कर्व द इमोशनल एक्सप्रेशन एज इट इज़ फियर दैट फ्री एक्सप्रेशन ऑफ इमोशंस कैन हार्म सोसाइटी बाय अनलेसिंग डिस्ट्रक्टिव फोर्स। एंड दिस कर्व लीड्स टू, इसके वजह से, इस लिमिटेशंस की वजह से, इस रोकने की वजह से क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर एंड नेगेटिव इमोशंस ऑफ थ्रॉटिंग। बाय थ्रॉटिंग मतलब टू स्टॉप, by throttling मतलब to stop, and this curve leads to destructive behavior and negative emotions to stop the process of emotional integration। मतलब ये जो डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर और इमोशनल रिलेशन है ये रोक देगा इमोशनल इंटीग्रेशन को। इमोशंस जैसे फ्रीली एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे,
उसको रोक देगा, स्टॉप कर देगा। थ्रॉटिंग मतलब टू स्टॉप। देयरफॉर द थेरेपी क्रिएट्स अ परमिसिव नॉन जजमेंटल एक्सेप्टिंग एटमोसफेयर इन विच क्लाइंट्स इमोशन कैन फील। तो जो थेरेपी है वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करता है जो नॉन जजमेंटल हो, एक्सेप्टिंग हो, एटमोसफेयर इन विच जिसमें क्लाइंट अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस करे, एंड कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस, ये पॉजिटिव टर्म्स है, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी बैलेंस एंड इंटीग्रेशन कुड बी अचीव्ड, इससे जो भी ये है तीनों टर्म्स अचीव हो सके। द फंडामेंटल अजम्पशन इज दैट क्लाइंट हैज़ द क्लाइंट कहाँ गया, द क्लाइंट हैज़ द फ्रीडम टू रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंट्रोल हिज और ऑन। ये बहुत ईजी टर्म्स है, इसमें कुछ है नहीं। थेरेपिस्ट इज मेयरली अ फैसिलिटेटर गाइड, एक फैसिलिटेटर गाइड की तरह काम कर रहा है। इट इज़ द क्लाइंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू थेरेपी को सक्सेस बनाना। और एम क्या है थेरेपी, टू एक्सपेंड द क्लाइंट्स अवेयरनेस। एम क्या है, क्लाइंट के अवेयरनेस को एक्सपेंड करना। हीलिंग टेक्स दिख नहीं रहा है ना। Healing takes place by the process of understanding and unique personal experience to clients himself. The client initiates the process of self-growth and through which healing takes place. फिर आते हैं एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। विक्टर फ्रैंकल, विक्टर है ओके, मैथ वालों ने एग्जाम दिया है, कुछ और मत समझ लेना। विक्टर फ्रैंकल, अ साइकेट्रिस्ट एंड न्यूरोलॉजिस्ट, प्रोफाउंड लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी क्या है यहाँ पे, लोगो मतलब क्या होता है, एक ग्रीक वर्ड है साइकोलोगोस वाला, सोल, स्टडी ऑफ सोल, याद आया साइकोलॉजी वाला जो था। लोगोस इज द ग्रीक वर्ड फॉर द सोल एंड लोगोथेरेपी मीन्स ट्रीटमेंट फॉर द सोल, ठीक है, ट्रीटमेंट फॉर द सोल। हाँ, फ्रैंकल कॉल्स दिस प्रोसेस एज फाइंडिंग मीनिंग। फाइंडिंग मीनिंग, अब एग्जिस्टेंशियल की बात करें तो जब भी एग्जिस्टेंस की बात आएगी तो वही आएगा, मीनिंग फाइंड करने का। इन लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टेंसेज एज द प्रोसेस ऑफ मीनिंग मेकिंग, ठीक है। एंड बेसिस ऑफ मीनिंग मेकिंग क्या है, पर्सनस क्वेस्ट फॉर फाइंडिंग स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस। तो ये मैंने लिख रखा है, एक सेकेंड। यहाँ पे जो स्पिरिचुअल ट्रूथ की बात की गई है ना, वो कोई गॉड से रिलेटेड नहीं है, ठीक है, वो अपने एग्जिस्टेंस के बारे में है, वंस अबाउट एग्जिस्टेंस के बारे में है ये। यहाँ पे जो ये यूज़ किया गया है, स्पिरिचुअल ट्रूथ ऑफ वंस एग्जिस्टेंस, दिख रहा है ना, हाँ। एंड जस्ट इन केस अनकॉन्शियस विच इज़ रेपोजिटरी, मतलब बैंक ऑफ इंस्टिंक्ट, चैप्टर 2। एंड देयर इज़ अ स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस, अनकॉन्शियस हमने पढ़ा है अनअवेयर, ठीक है, विच इज़ द स्टोर हाउस ऑफ लव। जो स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस है, जो जिससे हम अनअवेयर हैं, वो क्या है, एक स्टोर हाउस ऑफ लव, एस्थेटिक अवेयरनेस, वैल्यू ऑफ लाइफ। एंड न्यूरोटिक एंजाइटीज अराइजेज व्हेन द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ अटैच टू द फिजिकल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल एस्पेक्ट्स ऑफ वन एग्जिस्टेंस। तो एक न्यूरोटिक एंजाइटी मतलब एक डिप्रेशन से रिलेटेड ही है, और ये जो न्यूरोटिक है ना, ये साइकोलॉजिकल टर्म यूज़ किया गया है यहाँ पे। ये डिप्रेशन से रिलेटेड है, एंजाइटी से रिलेटेड है, ये वो जो बायोलॉजी वाला न्यूरो वो नहीं है, ठीक है। फ्रैंकल emphasized the role of spiritual anxieties leading to meaninglessness and hence it may be called as existential anxiety. तो existential anxiety क्या है यहाँ पे, इधर फ्रैंकल emphasized the role of spiritual anxiety leading to meaninglessness, उसको कहा गया existential anxiety, and neurotic anxiety of spiritual origin, that is okay. And the goal of logotherapy, goal क्या है, to help the patient to find meaning and responsibility of their life, respective of their life circumstances. The therapist emphasizes the unique nature of the patient's life and encourage them to find a meaning in their life, ठीक है। In logotherapy, the therapist is open to share his or feeling. Logotherapy में क्या है, therapist open to share explanation values on existence with client, and the emphasis is one on here and now. Transference is actually discouraged. The therapist remind the client about the immediacy of the present. The goal is to facilitate the clients to find a meaning of his or own being. तो वही जो हमने पीछे पढ़ा था, थेरेपिस्ट और क्लाइंट के बीच में क्या रिलेशन है, क्या रोल है, वही है। नेक्स्ट आते हैं क्लाइंट सेंटर थेरेपी। देखो चैप्टर 2 जब मैं पढ़ा रहा था तो ये टर्म नया था मेरे लिए, मेरे को बिल्कुल पता नहीं था, तो उसमें बस एक टर्म दिया है, और वो जो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड था वो भी सिर्फ एक टर्म दिया गया था। तो अब यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे उसको। चैप्टर 2 में एक टर्म है ये क्लाइंट सेंटर थेरेपी, ठीक है। क्लाइंट सेंटर थेरेपी किसने दिया था, कार्ल रॉगर्स कंबाइंड द साइंटिफिक रिगर्स विद द इंडिविजुअल, हाँ, इन्होंने क्या किया, कंबाइन कर दिया इंडिविजुअलिस्टिक प्रैक्टिस को विद कहाँ गया वो टर्म ऑफ क्लाइंट सेंटर साइकोथेरेपी। रॉगर्स ब्रॉट इनटू साइकोथेरेपी एंड द कंसेप्ट ऑफ सेल्फ विद फ्रीडम ऑफ वंस चॉइस एंड कोर ऑफ वंस बीइंग। इन्होंने इसको, हाँ सॉरी, ये रहा, कंबाइंड साइंटिफिक एंड इंडिविजुअलिस्टिक प्रैक्टिस को कंबाइन कर दिया, और इन्होंने इसमें कंसेप्ट ऑफ सेल्फ के बारे में दिया,
दो टर्म्स लेकर आए, एंड फ्रीडम ऑफ वंस चॉइस एंड कोर्स। इसमें बहुत इजी कंसेप्ट, बहुत इजी है, तो जो हमने पीछे भी पढ़ रखा है पूरा वही आएगा, वही है इसमें एग्जैक्टली। द थेरेपी प्रोवाइड्स अ वार्म रिलेशनशिप इन विच क्लाइंट, जल्दी जल्दी करते हैं, कैन रिकनेक्ट विथ हिज और डिसइंटीग्रेटेड फीलिंग। थेरेपिस्ट सोज एम्पैथी, एम्पैथी पढ़ा था अभी, अंडरस्टैंड, एक बार बुक पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। क्लाइंट्स एक्सपीरियंस एज इफ देयर वर हिज वर ऑन, एंड वार्म एंड अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, फिर से आ गया, देखा पीछे हमने डिस्कस किया। टोटल एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट एज ही इज, तो जैसा भी है, मैंने बताया कि जैसा भी बोल रहा है वो, या फिर जैसे भी उसने गलतियाँ की हैं, सोचा है या फिर बिहेव किया है, उसको टोटली एक्सेप्ट करना पड़ेगा, किसको, थेरेपिस्ट को। एम्पैथी सेट्स ऑफ इमोशनल रेजोनेंस, मतलब रिलेशंस between the therapist and the client. Unconditional positive regard indicates that positive warmth of therapist is not dependent on what the client reveals or does in the therapy session. तो उसने क्या बोला है, क्या वर्ड्स हैं उसके, उस पर जज नहीं कर सकता, वही बात फिर से घूम फिरा के आ गई, मैं बताया था शुरू में, ठीक है। दिस यूनिक अनकंडीशनल वार्मथ एंश्योर दैट क्लाइंट फील सिक्योर। इसकी वजह से क्या होगा, अब मैंने तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट, तुम कुछ भी मेरे से शेयर कर रहे हो, तो जिस पे मैं तुम मुझ पे ट्रस्ट करके शेयर कर रहे हो कि मैं किसी से आगे शेयर नहीं करूँगा, तो क्या है, एक मैं, तुम मेरे पे, मतलब तुम मेरे से सिक्योर रहोगे, फील सिक्योर करोगे कि मेरे सीक्रेट को शेयर नहीं करेगा, एंड कैन ट्रस्ट द थेरेपिस्ट। द क्लाइंट फील सिक्योर इनफ टू एक्सप्लोर हिज और फीलिंग, तो अपने पूरी फीलिंग्स को एक्सप्लोर करोगे, शेयर करोगे। थेरेपिस्ट रिफ्लेक्शन फीलिंग टू द क्लाइंट इन नॉन जजमेंटल मैनर, वही घूम फिर के चीज़ें आ गई। रिफ्लेक्शन इज अचीव्ड बाय द रिफ्रेशिंग स्टेटमेंट टू द क्लाइंट, दैट इज सीकिंग सिंपल क्लैरिफिकेशन टू एनहेंस द मीनिंग ऑफ क्लाइंट स्टेटमेंट। This process of reflection helps clients to become integrated and personal relationship improve with an increase in adjustment as your life. हाँ, यहाँ पे मेन चीज़ है, this therapy helps a client to become a real self with therapist working as a facilitator. नेक्स्ट आता है गेस्टाल्ट थेरेपी, बहुत, ये भी कुछ ज़्यादा है नहीं इसमें, ये भी इजी सा ही है, ठीक है। गेस्टाल्ट थेरेपी, द जर्मन वर्ड क्या है, गेस्टाल्ट मीन्स एज अ होल। दिस थेरेपी वॉज गिवन बाय फ्रेडरिक फ्रिट्ज पर्ल्स टुगेदर विथ हिज वाइफ लॉरा पर्ल्स। द गोल ऑफ गेस्टाल्ट थेरेपी का क्या है, इंक्रीज एन इंडिविजुअल्स सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस को इंक्रीज करना, ठीक है। एंड क्लाइंट इज टॉट टू रिकग्नाइज द बॉडली प्रोसेस एंड इमोशन दैट आर बीइंग ब्लॉक्ड आउट फ्रॉम द अवेयरनेस। तो अपने, जब इससे क्या होगा, अपने सेल्फ अवेयर होगा, सेल्फ एक्सेप्टेंस होगा, तो कोई भी अपने इमोशंस को फ्रीली एक्सप्रेस कर पाएगा। द थेरेपिस्ट डज दिस बाय इंकरेजिंग द क्लाइंट्स टू एक्ट आउट फैंटास्टिक अबाउट फीलिंग एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। दिस थेरेपी कैन ऑल्सो बी यूज्ड इन ग्रुप सेटिंग। नेक्स्ट आता है फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी। तो क्या क्या फैक्टर्स हैं, सबसे पहले एज वी हैव रेड साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ साइकोथेरेपी क्या है, एक ट्रीटमेंट ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस, हमने शुरू में ही पढ़ लिया, ठीक है, क्या क्या फैक्टर्स हैं। अभी ये बस ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है। आर सेवरल फैक्टर विच कंट्रीब्यूट टू हीलिंग प्रोसेस, बहुत सारे फैक्टर। सबसे पहला फैक्टर देखते हैं हम लोग, वही पीछे का रिपीट होगा, नहीं पढ़ाऊंगा तो भी तुम पढ़ लोगे, कुछ दिक्कत नहीं है, पढ़ाऊंगा भाई। अ मेजर फैक्टर इन हीलिंग इज टेक्निक अडॉप्टेड बाय थेरेपिस्ट एंड द इम्प्लीमेंटेशन। टेक्निक मतलब कौन सा टेक्निक चूज़ करना है, जैसे मैंने बताया था टेक्निक पैकेज, टर्म याद है ना, टेक्निक पैकेज, देखो, चूजिंग विच थेरेपी टू गिव, ठीक है, एंड इम्प्लीमेंटेशन। तो ये एक जो क्या था, कंट्रीब्यूशन टू हीलिंग इन साइकोथेरेपी में, ये थेरेपिस्ट का काम है। ऑन द सेम टाइम विद द पेशेंट, इफ द बिहेवियरल सिस्टम एंड द CBT स्कूल्स आर अडॉप्टेड टू हील एंशियस क्लाइंट रिलेशन प्रोसीजर्स, कॉग्निटिव रिस्ट्रक्चरिंग लार्जली कंट्रीब्यूट टू द हीलिंग, ठीक है। कौन से प्रॉब्लम के लिए कौन सा यूज़ करेगा, थेरेपेटिक अलायंस, ये भी हमने पढ़ा था अभी, याद है कि नहीं, याद आ रहा है, ब्लैक पेन कहाँ गया, हाँ, विच इज़ फॉर्म्ड बिटवीन थेरेपिस्ट एंड पेशेंट क्लाइंट एंड हैज़ ए हीलिंग प्रॉपर्टी बिकॉज ऑफ द रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ थेरेपिस्ट एंड वार्मथ एम्पैथेटिक प्रोवाइड बाय थेरेपिस्ट, वही आ गया। तो यहाँ पे कीवर्ड्स, यहाँ पे मतलब मेन जो इससे याद हो जाएगा, तुम्हें क्वेश्चन आगे फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग ही वाले है, तो यहाँ पे टेक्निक अडॉप्टेड, इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट वाले में, थेरेपेटिक अलायंस तीसरे वाले में, नेचर के बारे में पढ़ लेते हैं। Outside therapy, while the patients are being interviewed by the initial session to understand the nature of the problem, why unburden the emotional problem being faced, this process of emotional unburdening is known as catharsis. ये याद रख लेना, catharsis वाला, and it has a healing properties. There are several non-specific factor. Non-specific मतलब एक general factors हैं जो associate करते हैं साइकोथेरेपी के, जिसमें कुछ factors क्या हैं जो attributes to the जो factors हैं जो associate करते हैं पेशेंट या फिर क्लाइंट, और कुछ थेरेपिस्ट है, मतलब इसमें बेसिकली रोल बताया गया है। अभी देखना बहुत ईजी है, मेरे को डाउट हुआ था इसमें, मैंने टीचर से पूछा था।
फिर मैंने पढ़ा तो फिर क्या ही था इसमें. दिस फैक्टर आर कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक, मतलब जनरल, बिकॉज दे अकर अक्रॉस डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ साइकोथेरेपी. तो ये जनरल फैक्टर है हर एक साइकोथेरेपी के लिए, अक्रॉस डिफरेंट क्लाइंट एंड पेशेंट और डिफरेंट थेरेपिस्ट. ठीक है. नॉन स्पेसिफिक फैक्टर क्या है? एट्रीब्यूट्स टू द क्लाइंट पेशेंट्स आर मोटिवेशन फॉर चेंज. ये अभी क्या है ये मोटिवेशन फॉर चेंज. इसमें ये टर्म ये ख़त्म सा हो गया अब तो. एक्सपेक्टेशन ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू द ट्रीटमेंट. इसमें क्या ही यूज़ किया, एक सेकेंड. ये कहाँ गया? द क्लाइंट पेशेंट्स आर मोटिवेशन फॉर चेंज, एक्सपेक्टेशंस ऑफ इम्प्रूवमेंट ड्यू टू ट्रीटमेंट. मतलब इसमें सेल्फ रियलाइज एक तरीके से हो रहा है. तो इसको क्या कहते हैं? दे आर कॉल्ड पेशेंट वेरिएबल्स. पेशेंट वेरिएबल्स. एंड जो नॉन स्पेसिफिक फैक्टर एट्रीब्यूट टू द थेरेपिस्ट के जो रिलेटेड में है, जो पॉजिटिव नेचर, एब्सेंस ऑफ अनरिजॉल्व्ड इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट, प्रेजेंस ऑफ गुड मेंटल हेल्थ, दीज आर कॉल्ड थेरेपिस्ट वेरिएबल. तो ये पेशेंट वेरिएबल में पेशेंट के रिलेटेड आ गई, वो सेल्फ रियलाइजेशन के लिए, और थेरेपिस्ट में थेरेपिस्ट वेरिएबल. ठीक है. 1 hour 20 minutes. ओके. नेक्स्ट आता है हमारा टॉपिक एथिक्स इन साइकोलॉजी. एथिक्स इन साइकोलॉजी में सम ऑफ द एथिकल स्टैंडर्ड दैट नीड टू बी प्रैक्टिस्ड. प्रोफेशनल साइकोलॉजिकल थ्योरीज आर इन्फॉर्म्ड कंसेंट नीड टू बी टेकन. ठीक है. कुछ है कि इसमें बताने लायक? इन्फॉर्म कंसेंट टू बी टेकन. कॉन्फिडेंशियलिटी अभी मैंने पढ़ लिया कितनी बार. ऑफ द क्लाइंट शुड बी मेंटेन. एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस, मतलब पर्सनल डिस्ट्रेस को एक तरीके से पूरा रिमूव करना. ठीक है वो. एंड सफरिंग शुड बी द गोल ऑफ द ऑल अटेम्प्ट्स टू थेरेपिस्ट. तो जो थेरेपिस्ट का क्या अटेम्प्ट होना चाहिए वो है टू रिमूव दिस पर्सनल डिस्ट्रेस. इंटीग्रेटिंग द प्रैक्टिशनर्स क्लाइंट्स रिलेशनशिप इज इम्पॉर्टेंट. Integrating the practitioner's client relationship is important. And respect for human right and dignity, professional competence and skills are essentials. तो वही जो एक्सपर्टीज़ होना चाहिए वो. दिस इज़ द लास्ट बट नॉट द लीस्ट. नहीं, एक और है अल्टरनेटिव थेरेपीज़ में ज़्यादा कुछ नहीं है. मैंने इसमें पढ़ोगे खुद समझ आ जाएगा इसमें क्या है, बिकॉज दे आर अल्टरनेटिव थेरेपीज़ हैं इसमें. सबसे पहले योगा. अभी योगा इज़ एन एंशियंट इंडियन टेक्निक डिटेल इन अष्टांग योगा ऑफ पतंजलि योगा सूत्रास. योगा क्या है? योगा कैसे हेल्प करता है? कभी आसनास कहते हैं, बॉडी पोस्चर कंपोनेंट्स है, ब्रीदिंग प्रैक्टिस कहते हैं, प्राणायाम. ये योगा का कैसे मतलब मेंटली फिजिकली कैसे वो हेल्प करता है. योगा पे मैंने 5 वीडियो डाले हैं जो पीरियड वाले हैं स्टूडेंट्स, बट मैंने उसको प्राइवेट कर रखा है. योगा चैप्टर आ रहा है ना, पढ़ो. फिर है नहीं कुछ उसमें. योगा वाला जो अभी पीरियड वाले हैं या फिर आगे जो कोई देखेगा तो योगा चैप्टर में सिर्फ फिगर याद कर लोगे बहुत हो जाएगा. अपने आप पॉइंट्स लिख सकते हो. तो फिगर पे ज़्यादा ध्यान देना. बहुत चैप्टर वैसे बड़ा लगता है सबको. मेडिटेशन क्या है? रेफर्स टू प्रैक्टिस ऑफ फोकसिंग अटेंशन. इसमें डिफरेंस देख लो. अभी मेडिटेशन क्या है? प्रैक्टिसिंग ऑफ फोकसिंग अटेंशन ऑन ब्रेथ ऑन एन ऑब्जेक्ट थॉट ऑफ अ मंत्रा. एक थॉट को सोच के फोकस करना एक अटेंशन पे. बट इन विपासना मेडिटेशन में क्या होता है? ऑल्सो नॉन एज माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन. देयर इज़ नो फिक्स्ड ऑब्जेक्ट. यहाँ पे कोई भी यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं है. और थॉट टू होल्ड द अटेंशन. तो ये डिफरेंस है इन दोनों के, विपासना में मेडिटेशन में और मेडिटेशन वाले में. ठीक है. दिस इज़ द लास्ट समथिंग. स्काई क्या याद आ रहा है? बल्ला 360 डिग्री? नहीं, वो नहीं है. ये है सुदर्शना क्रिया योगा. इट्स फाउंड टू बी बेनिफिशियल फॉर लो रिस्क लो कॉस्ट एडजस्टमेंट ट्रीटमेंट, स्ट्रेस, एंजाइटी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, डिप्रेशन, ये सबसे स्किल के लिए. और इसमें डेली प्रैक्टिस करें. स्किल टीचर में 30 minutes ऑफ प्रैक्टिस एवरी डे विल मैक्सिमाइज द बेनिफिट. एंड उसमें इंसोमनिया मतलब लैक ऑफ स्लीप. आई थिंक मैंने सर्च किया था. तो लैक ऑफ स्लीप तो उसको ठीक कर देता है रिट्रीव योगा. यू रिड्यूस द टाइम टू गो टू स्लीप, इम्प्रूव द क्वालिटी स्लीप. फिर कुंडली योगा टॉट इन द US हैज़ बीन फाउंड इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट इन मेंटल डिसऑर्डर्स. और इसके बारे में पूरा दे रखा है कि योगा इज़ इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ ऑब्जेसिव कंपल्सिव. याद है डिसऑर्डर ऑब्जेसिव कंपल्सिव? एक में रिपीटेटिव थॉट करना, बार बार एक ही चीज़ को सोचना. या फिर और इस वाले में कंपल्सिव में रिपीटेडली कोई काम करना, बार बार हाथ धो रहा है, बार बार इधर उधर घूम रहा है, वो वाला. याद तो है यार मेरे को चैप्टर 4, वो भी बनाता हूँ वीडियो, रुक जाओ. कुंडली योगा कंबाइंस प्राणायाम ब्रीथिंग टेक्निक्स. ये इसमें पढ़ लेना, ज़्यादा कुछ है नहीं. मेडिटेशन ऑफ विपासनास एंड दिस मेडिटेशन. नेक्स्ट रिहेबिलिटेशंस ऑफ द मेंटली इल. इसमें मैंने पहले ही मार्क कर दिया था कि आप पढ़ना है. तो इसमें दो कंपोनेंट हैं इसको रिहेबिलिटेशन के. इसमें भी 1 मार्क्स के क्वेश्चंस बन जाते हैं वैसे. तो इसमें 2 चीज़ है. सबसे पहले क्या चीज़ है इधर? रिडक्शन ऑफ सिम्टम्स
ठीक है, दो कंपोनेंट्स हैं इसके साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट के लिए। और दूसरा है इम्प्रूविंग द लेवल ऑफ फंक्शनिंग, मतलब एक तरीके बीमारी कम कर दो, सिम्टम्स को कम कर दो और अपने आप ही अपना लाइफ ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ और फंक्शनलिटी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इन द केस में ये सब पढ़ लेना, इसमें कुछ है नहीं। जैसे मे यहाँ पे दे रखा है रिडक्शन ऑफ सिस्टम मे नॉट बी एसोसिएटेड विद इंप्रूवमेंट और मेनी पेशेंट सफर फ्रॉम नेगेटिव सिस्टम एंड लैक ऑफ रिहेबिलिटेशन इज द रिक्वायर्ड टू हेल्प सच पेशेंट बिकम सेल्फ सफिशिएंट। तो रिहेबिलिटेशन एक क्या इंपॉर्टेंट है इसका, टू हेल्प द पेशेंट्स बिकम सेल्फ सफिशिएंट बनाने के लिए उनको हेल्प। एंड द एम क्या है, टू एम्पावर द पेशेंट टू बिकम प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी टू द एक्सटेंट पॉसिबल। तो मतलब एक तरीके से सोसाइटी में वो भी एक्सेप्टेड हो जाए, उसमें हेल्प करना। और पेशेंट्स आर गिवन 3 तरीके की थेरेपीज दी जाती है, उसमें क्या है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग एंड वोकेशनल थेरेपी। उन तीनों को यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले ऑक्यूपेशनल थेरेपी, पेशेंट्स आर टॉट टू, जो बेसिक स्किल सिखाया जाता है, जैसे कि यहाँ पे कैंडल मेकिंग, पेपर बैग मेकिंग, वीविंग, टू हेल्प देम फ्रॉम अ वर्क डिसिप्लिन, इसमें आ गया ऑक्यूपेशनल में। नेक्स्ट सोशल स्किल ट्रेनिंग में उनको पेशेंट्स टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल। क्या होता है, अब तो पढ़ लिया हुआ यार, इंटरपर्सनल पढ़ाया था मैंने चैप्टर 2 में, देख लेना। थ्रू द रोल प्ले, इमिटेशन भी पता चल गया, इंस्ट्रक्शंस एंड द ऑब्जेक्टिव टू रीड द पेशेंट टू फंक्शन इन सोशल ग्रुप। कॉग्निटिव रिट्रेनिंग इज गिवन टू इम्प्रूव द बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस। अरे लास्ट में आके गलत दर्द हो रहा है, मैंने बहुत पढ़ा आज। 2 फ्रेंड्स थे, मैं और मेरा फ्रेंड साथ में पढ़ रहे थे हम लोग ट्यूशन में, और फिर मैंने पहले तो उसके फ्रेंड को मैंने एक चैप्टर समझाया योगा का, योगा समझा रहा था, फिर मैंने टेस्ट मेजरमेंट, फिर अपनी एक फ्रेंड को समझाया वीडियो कॉल पे 2 चैप्टर। मेरा भी हो जाएगा, प्रैक्टिस हो गया। एंड रिटेन, ठीक है, उसमें हो गया। फिर कॉग्निटिव रिट्रेनिंग गिवन इम्प्रॉपर बेसिक कॉग्निटिव फंक्शंस, अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूशन फंक्शंस। आफ्टर द पेशेंट्स इम्प्रूव sufficiently, vocational training is given wherein patient is helped to gain skills necessary to undertake productive employment। तो एक बेसिक स्किल सिखाया जाता है इसमें। ये हो गया पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, और कोई डाउट है? ये था चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस कंप्लीटेड। थैंक यू सो मच। पढ़ो, गुड नाइट।